कहानी शुरू होती है एक लड़के के साथ जो एक अनजान कमरे में जागता है। जैसे ही वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि एक औरत उसकी तरफ नीचे झुककर देख रही है। पहले तो उसे लगता है कि वो उसकी माँ है, लेकिन तुरंत उसे रियलाइज होता है कि ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी माँ इस औरत से काफी ज्यादा बड़ी उम्र की है। कंफ्यूज महसूस करते हुए वो अपने हाथों की तरफ देखता है और ये देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है कि वो अब एक बेबी बन चुका है। सिचुएशन को और भी ज्यादा अजीब बनाने वाली बात ये होती है कि जब वो अपने स्टेटस चेक करता है तो उसके सारे स्टेट वापस लेवल 1 पर आ चुके होते हैं और उसके पास अब कोई नाम तक नहीं होता। अचानक आर्मर पहने हुए एक लंबा आदमी कमरे में एंटर करता है। वो औरत उसे इज्जत के साथ किंग कहकर बुलाती है और वो आदमी बेबी को देखने के लिए पास आता है। इस आदमी को देखकर लड़का सोचता है कि क्या ये इस जमीन का कोई एम्परर या रूलर है। थोड़ी ही देर बाद बेबी को नेमिंग सेरेमनी के लिए एक प्रीस्ट के पास ले जाया जाता है। सेरेमनी के दौरान उसे नोआ नाम दिया जाता है और उसे 13 इंपीरियल प्रिंस डिक्लेयर किया जाता है। जब नोआ जल्दी से अपने स्टेटस चेक करता है तो वो देखता है कि इंपीरियल प्रिंस उसके टाइटल में ऐड हो चुका है, जो कंफर्म करता है कि वो इस देश के एम्परर का बेटा है। नेमिंग सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद एम्परर प्रीस्ट से पूछता है कि नोआ की एफिनिटी क्या है। प्रीस्ट जवाब देता है कि नोआ की एफिनिटी वाटर है और उसका असाइंड फीट एल्मीरिया होगा, जो एक ऐसी जमीन है जहाँ वाटर क्लैन के काफी मेंबर्स रहते हैं। ये सुनकर एम्परर थोड़ा रिलीव्ड लगता है। इस बात को साइड रखते हुए वो प्रीस्ट से नोआ के फुल स्टेट्स रिवील करने को कहता है। जैसे ही प्रीस्ट ऐसा करता है, कमरे में मौजूद हर कोई स्टन रह जाता है। नोआ के हर एक स्टेट पहले से ही मैक्सड आउट होते हैं और उसकी वाटर एफिनिटी एसएस रैंक तक पहुंच चुकी होती है, जबकि उसका जन्म सिर्फ कुछ घंटे पहले ही हुआ था। ऐसे स्टेट्स होने का मतलब ये है कि वो पहले ही अवेकन हो चुका है और इतनी छोटी एज में अवेकनिंग होना एक बिल्कुल अनहर्ड बात है। इसी वजह से वहाँ मौजूद सब लोग ये कंक्लूड करते हैं कि वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट के जन्म के गवाह बन रहे हैं। इसी पल नोआ को रियलाइज होता है कि उसे एक नई जिंदगी दी गई है और वो एक नोबल के रूप में रीइंकार्नेट हुआ है। जिस एम्पायर में वो अब रहता है उसे मेड्स एम्पायर कहा जाता है, जो वॉरियर्स का एक पावरफुल देश है जो कठिन पहाड़ी इलाके के बीच बसा हुआ है। इसकी कैपिटल एक ओपन प्लेन पर स्थित है और एम्पायर इस वक्त एक गोल्डन एज एंजॉय कर रहा है, जहाँ वेल्थ और भी ज्यादा वेल्थ जनरेट करती रहती है, जिससे एक रिच और वाइब्रेंट कल्चर फ्लरिश कर रहा है। इस जमीन का एम्पायर 10 से ज्यादा बेटों का पिता है और उन सबको इंपीरियल प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है। ये प्रिंस लोगों के बीच काफी बिलव्ड हैं और एम्पायर के सबसे प्रेस्टिजियस नोबल माने जाते हैं। नोआ के रीइंकार्नेशन के 6 साल बाद उसे अपनी एबिलिटीज के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात समझ आती है। दूसरों को इसके स्टेट अलग अलग तौर पर बेहद ज्यादा लगते हैं, लेकिन असल में वो नंबर सिर्फ इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि उन्हें उसके सबऑर्डिनेट बूस्ट कर रहे होते हैं। जैसा कि उसकी एस रैंक वाटर स्किल पूरी तरह एल्मीरिया से आती है, जो फीट उसे जन्म के वक्त दी गई थी, जबकि उसके कई और स्टेट्स बोनसेस उन मेट से आते हैं जो उसकी सेवा करती हैं। दूसरे शब्दों में जितने ज्यादा सबऑर्डिनेट नोआ के पास होते हैं उतना ही वो स्ट्रांग होता जाता है। इसके ऊपर से उसे शक होने लगता है कि उसकी लेवल का कोई अपर लिमिट नहीं है और वो अनंत रूप से बढ़ता जा सकता है। जब मेड उसे कपड़े पहना देती हैं तो वो उसे नीचे भेज देती हैं। उसके जाने के बाद मेड आपस में बात करती हैं और मानती हैं कि वो कितना रिमार्केबल है। नॉर्मली उसकी एज के लड़के शरारतों से भरे होते हैं और लगातार ट्रबल क्रिएट करते रहते हैं, लेकिन नोआ अलग है। वो शांत और कंपोज्ड और अपनी एज के हिसाब से काफी ज्यादा मैच्योर है। एविलिन, जो हॉस्पिटैलिटी में स्पेशलाइज करने वाली एक सुंदर मेड है, लंच के दौरान नोआ के पास आती है और बताती है कि क्राउन प्रिंस और फोर्थ प्रिंस दोनों उससे मिलने आए हैं। वो ये भी ऐड करती है कि उन्होंने कहा है कि वो उनसे मिलने से पहले अपना खाना आराम से खत्म कर सकता है, लेकिन नोआ अच्छी तरह जानता है कि क्राउन प्रिंस कौन होता है और समझता है कि इतने हाई स्टेटस वाले इंसान को वेट करवाना ठीक नहीं होगा। वो तुरंत मेट से कहता है कि उसे उनके पास ले चले। नो अपने बड़े भाइयों से मिलने जाता है, एल्बर्ट जो क्राउन प्रिंस है और हेनरी जो फोर्थ प्रिंस है। पोलाइट ग्रीटिंग एक्सचेंज करने के बाद एल्बर्ट नोआ को बताता है कि वो असल में उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं। उसी पल एक डरा हुआ सर्वेंट कमरे में एंटर करता है, जिसके हाथ में एक शॉर्ट केस होता है। उस केस से धीरे धीरे एक डार्क और ओमिनियस ऑरा निकलता है, जो हवा में टेंशन भर देता है। केस को नीचे रखने के बाद एल्बर्ट सर्वेंट को उसे खोलने का ऑर्डर देता है। जैसे ही केस खुलता है, नोआ की स्पाइन में एक ठंड सी दौड़ जाती है, क्योंकि उसे सोल्जर्स की चीखें सुनाई देने लगती हैं, जो एल्बर्ट से अपनी जान बचाने की भीख मांग रहे होते हैं। उन आवाजों में डेस्परेशन और डर भरा होता है और नोआ तुरंत समझ जाता है कि जो उसने सुना वो कोई हेलुसिनेशन नहीं था। फिर एल्बर्ट नोआ को स्वॉर्ड उठाने के लिए कहता है, जबकि
जबकि नोआ वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता। वो रियलाइज करता है कि ये क्राउन प्रिंस का दिया हुआ गिफ्ट है, इसलिए इसे मना करना कोई ऑप्शन नहीं है। नोआ संभल कर स्वॉर्ड उठा लेता है और शुरू में ये थोड़ी हैवी लगती है, लेकिन जल्दी ही वो खुद को स्टेडी कर लेता है और अपना बैलेंस बना लेता है। उसके बाद एल्बर्ट एक्सप्लेन करता है कि इस स्वॉर्ड का नाम लेविएथन है, जो एक वाटर एलिमेंट स्वॉर्ड है और पूरे एम्पायर की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड मानी जाती है। लगभग 120 लोग सिर्फ इस स्वॉर्ड को मास्टर करने की कोशिश में मर चुके हैं। हेनरी नोटिस करता है कि ये सुनकर नोआ थोड़ा नर्वस लग रहा है, इसलिए वो उसे वरी न करने को कहता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जो भी इस स्वॉर्ड को विल्ड करने के लिए बना नहीं होता, जैसे ही उसे उठाता है स्वॉर्ड का कर्स उसे तुरंत मार देता है। ये फैक्ट कि नोआ बिना कुछ हुए स्वॉर्ड को उठा पाया सिर्फ यही प्रूव करता है कि वो कम से कम थोड़ा तो इसके लायक है। एल्बर्ट फिर नोआ की पीठ पर थपथपाता है और ये कहते हुए रूम से बाहर चला जाता है कि ये एक वैल्यूएबल डिमॉन्स्ट्रेशन थी। जैसे ही एल्बर्ट जाता है, नोआ को यकीन नहीं होता कि ये आरामी उसे पूरा टाइम ऐसी चीज से टेस्ट कर रहा था जो आसानी से उसे मार सकती थी। लेकिन वो डिसाइड करता है कि अपने ये ख्याल अपने तक ही रखे, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा कुछ जोर से कह दिया तो वो वहीं का वहीं मर जाएगा। जब दोनों प्रिंसेस वहां से जा रहे होते हैं, हेनरी एल्बर्ट से पूछता है कि क्या लेविएथन को नोआ के पास छोड़ना सच में सही डिसीजन था, खासकर जब स्वॉर्ड इतनी ज्यादा महंगी थी। एल्बर्ट रिप्लाई करता है कि स्वॉर्ड नोआ जैसे ब्रिलियंट इंसान के हाथों में कहीं ज्यादा सेफ है। इसके ऊपर से वो ये भी ऐड करता है कि क्योंकि नोआ इतना ब्रिलियंट है, इसलिए उसे ये एक्सपीरियंस करना जरूरी है कि अपने ही पेट के काटने का दर्द क्या होता है। उसी रात बाद में नोआ नोटिस करता है कि उसकी मेट जोई कुछ चीज को लेकर अनयूजुअली अनईजी लग रही है। वो उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जोई उसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से ट्रबल नहीं करना चाहती और कहती है कि वो वरी ना करे। नोआ इंसिस्ट करता है और थोड़ी हेजिटेशन के बाद जोई आखिरकार सच बता देती है। वो उसे बताती है कि वो थोड़ा टाइम ऑफ लेना चाहती है, क्योंकि उसका होम टाउन रिसेंटली फ्लड हो गया था और जिस फार्म पर वो बड़ी हुई थी वो पूरी तरह तबाह हो गया है। वो फार्म उसकी माँ की इकलौती इनकम का सोर्स था, इसलिए जोई रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करने का सोच रही थी, क्योंकि लोगों ने उसे बताया था कि एक एम्पीरियल प्रिंस की फॉर्मर सर्वेंट होने की वजह से वो खुद को बहुत महंगी प्राइस पर बेच सकती है। नोआ तुरंत उससे कहता है कि वो किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देगा। इसके बदले वो ऑफर करता है कि वो उसकी माँ को मेंशन में गेट ओपनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा और उसे अच्छी खासी सैलरी देगा। जोई पॉइंट आउट करने की कोशिश करती है कि इस पोजीशन के लिए जो सैलरी वो ऑफर कर रहा है वो नॉर्मली मिलने वाली सैलरी से काफी ज्यादा है। नोआ फिर ऐड करता है कि मेंशन के पास एक अनयूज्ड घर भी है जहाँ जोई और उसकी माँ साथ रह सकती हैं। ये सुनकर जोई फूट फूट कर रोने लगती है और बार बार नोआ को उसकी काइंडनेस और जनरसिटी के लिए थैंक यू कहती है। लेकिन अंदर ही अंदर नोआ जानता है कि वो ये सब सिर्फ गुडविल के लिए नहीं कर रहा। अगर उसकी कोई फॉर्मर सर्वेंट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करे तो 13 इंपीरियल प्रिंस के नाम पर दाग लग जाएगा। जोई उसकी सर्वेंट है और इसलिए वो जिंदगी भर उसकी सेवा करेगी। इस अनएक्सपेक्टेड काइंडनेस के बाद नोआ को पूरा भरोसा है कि वो कभी भी उसकी लॉयल्टी को बिट्रे नहीं करेगी। इसके बाद वो बटलर डिलन को बुलाता है और उसे बताता है कि जो का होम टाउन भी डिजास्टर की वजह से फ्लड हो गया है। इस सिचुएशन की वजह से वो डिलन को कहता है कि 200 जाकर जितनी जमीन पॉसिबल हो सके खरीद ले, क्योंकि उसे पता है कि बैंडिट्स आखिरकार वहां पहुंचकर शहर की कमजोरी और केओस का फायदा उठाएंगे। वो चाहता है कि उससे पहले ही जमीन सिक्योर और प्रोक्योर कर ली जाए जब चीजें और खराब हो जाएं। डिलन इस ऑर्डर से हैरान हो जाता है, क्योंकि नोआ भी बहुत छोटा होने के बावजूद बिना खुद एक्सपीरियंस किए भी इतनी शार्प फोरसाइट और केयरफुल थिंकिंग के साथ सिचुएशन हैंडल कर रहा है। असल में बिल्कुल ऐसी ही चीज नोआ की प्रीवियस लाइफ में पहले ही हो चुकी थी, लेकिन ऑब्वियसली वो ये बात किसी को बता नहीं सकता, इसलिए वो चुप रहने और कुछ न कहने का डिसीजन लेता है। डिलन मानता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि लैंड खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि इतनी सारी जमीन खरीदने में कम से कम कई लाख रेन लगेंगे जो इस एम्पायर की करेंसी है। नोआ रियलाइज करता है कि उसने ये पार्ट प्रॉपरली सोचा ही नहीं था, इसलिए थोड़ी देर सोचने के बाद वो कंक्लूड करता है कि उन्हें कैपिटल सिटी के साथ में जो लैंड उनके पास है उसे बेचना पड़ेगा। डिलन पूछता है कि क्या ये सच में एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि वो जमीन खुद किंग ने पर्सनली नोआ को गिफ्ट की थी और बिना परमिशन बेचना एक सीरियस क्राइम भी माना जा सकता है। लेकिन नोआ डिलन को कहता है कि किंग के रिप्रोच या गुस्से की चिंता ना करे, क्योंकि इस डिसीजन के पूरे कॉन्सिक्वेंसेस वो खुद बियर करेगा। नोआ कहता है कि नोबल होना इसी बात के बारे में होता है, सेक्रीफाइस करना ताकि दूसरे लोगों की जिंदगी ज्यादा आसान और सेफ हो सके। डिलन उन शब्दों का मतलब समझ जाता है और नोआ को ऐसा डिसीजन लेने के लिए थैंक यू कहता है, खासकर इसलिए क्योंकि वो भी जो के होम टाउन से ही है और दिल से बहुत ज्यादा ग्रेटफुल महसूस करता है। अगले दिन नोआ फंड्स को लिक्विडेट कर चुका होता है और जितनी ज्यादा जमीन पॉसिबल हो सके खरीदने
कूदने की तैयारी कर रहा होता है। अब वो खुद वहां जाकर पर्सनली इंस्पेक्शन करने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी उसे अपने भाई हेनरी का एक अनएक्सपेक्टेड विजिट मिलता है। हेनरी नोटिस करता है कि नोआ लेविएथन स्वॉर्ड अपने साथ ले जा रहा है और तुरंत पूछता है कि ये सब क्या है। नोआ एक्सप्लेन करता है कि उसे थोड़ी देर पहले इस स्वॉर्ड से किसी तरह की पावर महसूस हुई थी, लेकिन उसके बाद से कुछ भी फील नहीं हुआ, इसलिए वो डिसाइड करता है कि 200 पहुंचकर इसे टेस्ट करेगा। इसके बाद हेनरी नोआ को बताता है कि लेविएथन स्वॉर्ड की अपनी एक विल होती है। अपेरेंटली ये स्वॉर्ड सिर्फ उसी इंसान की बात मानती है जिसे ये अपना ट्रू मास्टर मानती है। ये इन्फॉर्मेशन सुनकर नोआ तुरंत समझ जाता है कि उसे किसी तरह स्वॉर्ड की रिकॉग्निशन जीतनी पड़ेगी। लेविएथन स्वॉर्ड अभी एक पागल कुत्ते जैसी है और इसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो काफी स्ट्रांग हो और इसे टेम कर सके। हेनरी नोआ को बताता है कि अगर जरूरी हो तो वो स्वॉर्ड साथ ले जा सकता है, लेकिन जब तक टाइमिंग सही ना हो उसे यूज नहीं करना चाहिए, वरना ये उसे मार भी सकती है। ये वार्निंग देने के बाद हेनरी बस मुड़कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो 200 पहुंचते हैं और देखते हैं कि फ्लड ने पूरे एरिया को एक उजाड़ वेस्टलैंड बना दिया है। डिस्ट्रक्शन देखकर वो अज्यूम करते हैं कि ज्यादातर तबाह हुए घरों के लैंड डीड्स भी फ्लड में बह गए होंगे, मतलब अब उन्हें सरकारी रिकॉर्ड्स के बेसिस पर ही लैंड खरीदनी पड़ेगी। डिलेन और जोई हैरान रह जाते हैं कि एक बच्चा जो उन दोनों से डिकेड्स छोटा है सिर्फ सिचुएशन को एक नजर देखकर ये सब समझ गया। नोआ शांति से उन्हें बताता है कि ये सिर्फ सिंपल लॉजिक है। इसके बाद नोआ और जोई साथ में लैंड सर्वे करना शुरू करते हैं जब तक उनकी नजर एम्पायर के केटरर्स को गांव वालों में खाना बांटते हुए नहीं पड़ती। नोआ खाने का एक बाउल लेता है और तुरंत रियलाइज करता है कि ये बहुत ही गंदा है और थोड़ा सा खराब भी लग रहा है। एक विलेजर नोआ की बात सुन लेता है और उसे बताता है कि वो कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें इतना खाना मिलना भी अपनी किस्मत समझते हैं। नोआ को यकीन नहीं होता कि डिजास्टर के टाइम एम्पायर अपने लोगों को इतना सब स्टैंडर्ड खाना दे रहा है। तब अचानक लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल लॉर्ड गार्ल एरिया का ऑफिशियल इंस्पेक्शन करने के लिए वहाँ आ जाता है। गार्ल अच्छे से जानता है कि विलेजर्स को जो खाना दिया जा रहा है वो बहुत खराब है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद वो खाना नहीं खा रहा। नो और ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो डायरेक्टली गार्ल को कन्फ्रंट करता है और उस पर फूड राशन के पैसे चुराने का अक्यूजेशन लगाता है। नोआ कहता है कि प्रॉपर मील्स देने के बजाय गार्ल पैसे चुरा रहा है और गाँव वालों को गंदगी परोस रहा है। गार्ल इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करता। वो ओपनली एडमिट करता है कि फूड चेन के टॉप पर रहने वालों को सबसे पहले खाना मिलना चाहिए और वो अपने आदमियों के साथ इस पर हंसने लगता है। उनका एटीट्यूड देखकर नोआ गुस्से से भर जाता है। वो गार्ल को उसके क्राइम के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वार्न करता है, लेकिन गार्ल को एक बच्चे का उसे जवाब देना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और नोआ पर अटैक करने की तैयारी करता है। उसी पर लेविएथन स्वॉर्ड अपने आप अपने बॉक्स से निकलकर उड़ती हुई नोआ के पास हवा में रुक जाती है। स्वॉर्ड उसे टेस्ट करना शुरू करती है, अपनी पावर उसके बॉडी में डालकर ये जज करने के लिए कि वो वर्दी है या नहीं। नोआ के बॉडी के कुछ पार्ट्स डार्क होने लगते हैं, जैसे स्वॉर्ड का कर्स उसे पूरी तरह निगल लेगा। जब लगता है कि वो हारने वाला है तब नोआ अपने अंदर एड्रेनलिन और विल पावर का जोर महसूस करता है। वो लेविएथन को प्रूव करता है कि वो इसकी पावर झेल सकता है और थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद स्वॉर्ड पूरी तरह उसके आगे झुक जाती है। गुस्से से भरकर गाल नोआ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नोआ पहले अटैक करता है और लेविएथन का यूज करके गाल का सर एक ही बार में काट देता है। अपने लीडर को मरते देखकर उसके लैकीज भी गुस्से में नोआ पर अटैक करने की तैयारी करते हैं। उन्हें इंटिमिडेट करने के लिए नोआ लेविएथन से जमीन पर वार करता है। इस अटैक से इतना बड़ा और गहरा क्रेटर बन जाता है जिसका बॉटम भी दिखाई नहीं देता। नोआ खुद भी स्वॉर्ड की इतनी जबरदस्त पावर देखकर शॉक्ड रह जाता है। थोड़ी ही देर बाद 200 का नाइट कैप्टन रोहन वहां पहुंचता है और सीन देखकर स्टन रह जाता है। जैसे ही वो नोआ को 13 इंपीरियल प्रिंस के रूप में पहचानता है वो तुरंत घुटने टेक देता है। बाकी लोग कंफ्यूज होते हैं जब तक रोहन नोआ की आइडेंटिटी अनाउंस नहीं करता और उसके बाद सब लोग डर और रिस्पेक्ट के साथ झुक जाते हैं। नोआ एक्सप्लेन करता है कि गार्ल और उसके आदमी कैसे गाँव वालों से चोरी कर रहे थे, इसी वजह से गार्ल को एग्जीक्यूट किया गया। वो रोहन को ऑर्डर देता है कि बाकी करप्ट ऑफिशियल्स को भी प्रॉपर पनिशमेंट मिले। नोआ ये भी कमांड देता है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से दोबारा शुरू की जाए ताकि गांव वाले अच्छा खाना खा सकें। खुशी से भरकर विलेजर्स नोआ को उन्हें बचाने के लिए प्रेस करते हैं। इसी बीच एल्बर्ट को रिपोर्ट मिलती है कि नोआ ने सक्सेसफुली लेविएथन स्वॉर्ड को टेम कर लिया है। वो स्मग करता है, ये समझाते हुए कि नोआ उसकी सोच से कहीं ज्यादा यूजफुल हो सकता है। बाद में नोआ अपने पिता से मिलता है, ये सोचते हुए कि गिफ्टेड लैंड बेचने के लिए उसे पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन इसके बजाय एम्परर उसका थैंक यू करता है और एक्सप्लेन करता है कि नोआ के एक्शन ने बैंडिट्स को फ्लड का फायदा उठाने से रोक दिया। एम्परर इस बात से भी खुश होता है कि नोआ ने लेविएथन को मास्टर कर लिया। जब नोआ के स्टेट्स दोबारा चेक किए जाते हैं
तो उसकी वाटर स्किल ट्रिपल रैंक तक पहुंच चुकी होती है, क्योंकि 200 की मदद के दौरान उसे काफी सबॉर्डिनेट्स मिले होते हैं। गहरा इंप्रेशन पड़ने पर एम्परर नोआ से कहता है कि वो अपनी टैलेंट्स को एम्पायर के लिए ऐसे ही यूज करता रहे, और नोआ मान जाता है। अगले दिन नोआ रेड स्ट्रीट पर लोकेटेड एक छोटे से लोकल डाइनर की तरफ जाता है, एक पॉपुलर स्ट्रीट सिंगर को ढूंढने के लिए जो वहां अक्सर परफॉर्म करती है। डाइनर के अंदर एंटर करने के बाद उसे एक खाली सीट मिलती है और वो बैठ जाता है, शांति से जगह को ऑब्जर्व करता हुआ। थोड़ी ही देर बाद एक पिंक हेयर्ड लड़की आगे आती है और कस्टमर्स के सामने परफॉर्म करना शुरू करती है। जैसे जैसे वो गाती रहती है, नोआ को उसके बारे में पहले सुनी हुई रूमर्स याद आती हैं और उसे याद आता है कि उसका नाम एलिचे है। जब नोआ ध्यान से सुनता है तो वो सोचता है कि उसकी आवाज खुद में बिल्कुल बुरी नहीं है, लेकिन वो क्लियरली बता सकता है कि उसकी सिंगिंग टेक्निक में अभी इम्प्रूवमेंट की काफी जगह है। फिर भी उसके लिए ये ऑब्वियस है कि वो अपनी सिंगिंग को बहुत सीरियसली लेती है और हर नोट में जेन्युइन एफर्ट डालती है। वो सिर्फ मजाक के लिए नहीं गा रही है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है इम्प्रूव करने की और अपने टैलेंट के थ्रू सरवाइव करने की। अचानक डाइनर का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली बदल जाता है जब 3 रफ लुकिंग आदमी रूम में घुस जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो आदमी एलिचे पर चिल्लाते हैं, पूछते हुए कि वो गाने में टाइम वेस्ट क्यों कर रही है, इंस्टेड ऑफ कोई बेटर तरीका ढूंढने के जिससे उसके पेरेंट्स का उन पर जो डेब्ट है वो चुका सके। ये सुनकर एलिचे डर के मारे पीछे से मट जाती है। जब वो आदमी उसे घेर लेते हैं, कांपती हुई आवाज में वो उन्हें बताती है कि अभी उसके पास डेब्ट चुकाने के लिए इनफ पैसे नहीं है, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि वो जितनी हो सके उतनी कोशिश कर रही है क्योंकि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है। वो आदमी एक औरत के लिए डेब्ट चुकाने के सेकंड बेस्ट तरीके पर बात करना शुरू कर देते हैं। डाइनर के अंदर मौजूद लोग सिर्फ शौक और घिन के साथ देख सकते हैं, कुछ भी करने में असमर्थ होते हुए। सिचुएशन और ज्यादा खराब हो उससे पहले ही नोआ अचानक अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। वो शांत तरीके से आदमियों की तरफ चलता है और उन्हें याद दिलाता है कि किसी भी बच्चे को अपने पेरेंट्स के डेब्ट्स की जिम्मेदारी लेने पर मजबूर करना इंपीरियल लॉ के स्ट्रिक्टली खिलाफ है। वो आदमी उस पर हंस देते हैं और मान लेते हैं कि वो बस एक स्पॉइल्ड और क्लूलेस ब्रेड है। उनमें से एक नोआ को शर्ट से पकड़ लेता है और उस पर अटैक करने की तैयारी करता है। जवाब में नोआ तुरंत अपनी लेविएथन स्वॉर्ड की पावर यूज करके काउंटर करता है। वो ओवरवेलमिंग फोर्स रूम में मौजूद हर किसी को शॉक कर देता है। नोआ की भयानक स्टंट देखकर तीनों आदमी घबरा जाते हैं और तुरंत डाइनर से भाग जाते हैं। इससे पहले की बात और आगे बढ़े, जब खतरा खत्म हो जाता है, नोआ एलिची की तरफ मुड़ता है और उससे नरमी से बात करता है। वो उससे पूछता है कि उसे हर महीने कितने पैसे चाहिए होते हैं गुजारा करने के लिए, और वो बताती है कि उसका खर्च का एक बड़ा हिस्सा उसकी माँ के मेडिकल ट्रीटमेंट में जाता है। ये सुनने के बाद नोआ उससे कहता है कि अब से वो उसे हर महीने 25 रेन देगा ताकि वो पूरी तरह सिंगिंग पर फोकस कर सके। इसके अलावा वो प्रॉमिस करता है कि जैसे जैसे उसकी स्किल इम्प्रूव होंगी वो उसकी पे बढ़ाएगा और उसे बिना डर के अपना पैशन परस्यू करने के लिए इंकरेज करता है। एलिची नोआ का दिल से शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वो सच में अप्रिशिएट करती है जो उसने उसके लिए किया। वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसे निराश नहीं करेगी और अपनी सिंगिंग इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करेगी। उसी शाम बाद में नोआ घर वापस आता है और देखता है कि वही 3 आदमी जिसका उसने डाइनर में सामना किया था पैलेस गेट के सामने घुटनों पर बैठे हैं। वो अपना सर झुकाए हुए हैं और अपनी पहली हरकत के लिए माफी मांग रहे हैं। नोआ ने कुछ पल देखता है और जल्दी ही समझ जाता है कि उन्होंने आखिरकार पता लगा लिया होगा कि वो असल में कौन है। उनसे मिलने के बजाय वो शांति से मेट्स को कहता है कि उन्हें वापस भेज दो और समझाता है कि प्रिंस कोई ऐसा नहीं होता जिससे जब मन करे मिल लिया जाए। थोड़ी ही देर बाद नोआ का बड़ा भाई हेनरी अंदर आता है और नोआ के डिसीजन से एग्री करता है। वो मानता है कि उनसे मिलने से इनकार करना सही चॉइस थी, क्योंकि ऐसे लोगों को इतनी आसानी से रॉयल्टी तक पहुंचने देना रॉयल फैमिली और प्रिंस की अथॉरिटी और वैल्यू को कम कर देता। फिर नोआ हेनरी को अंदर ले जाता है और बताता है कि उसका डिसीजन सिर्फ रॉयल्टी की डिग्निटी प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं था। वो डाइनर में जो हुआ था वो समझाता है और कहता है कि अगर वो खुद उन आदमियों से मिलता तो वो ये मानते रहते कि वो उनसे गुस्सा है। वो डर शायद उन्हें एलिची से दूर ही रखे और ये बिल्कुल वही है जो नोआ चाहता था। हेनरी इस तरह की सोच से सच में इम्प्रेस होता है। नोआ की छोटी उम्र के बावजूद वो कई स्टेप आगे तक सोच पाया। हेनरी मानता है कि उसके अपने भाई जो नोआ की उम्र के आसपास है वो भी इतना आगे तक नहीं सोच पाते, जो उसे और भी ज्यादा इम्प्रेस करता है। टॉपिक बदलते हुए हेनरी फिर नोआ से लेविएथन स्वॉर्ड के बारे में पूछता है और क्या उसके उससे मास्टर करने वाली रूमर सच है। नोआ कंफर्म करता है ये सच है और कहता है कि ये सब सिर्फ हेनरी के पहले दिए गए एडवाइस की वजह से पॉसिबल हो पाया। इसे प्रूफ करने के लिए नोआ डिमोन्स्ट्रेट
विजिट करता है और लेविएथन स्वॉर्ड को अपने सामने ही अपेयर कर देता है जैसे वो हवा से निकल आई हो। हेनरी जो देखता है उससे पूरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं था कि लेविएथन स्वॉर्ड ऐसा कुछ करने में कैपेबल भी है। नोआ एक्सप्लेन करता है कि स्वॉर्ड असल में कुछ भी नहीं होने से मटेरियलाइज नहीं हुई थी, इंस्टेड वो उसकी स्लीव के नीचे छुपी हुई थी और कमांड मिलते ही साइज में एक्सपेंड हो गई क्योंकि स्वॉर्ड का अपना एक दिल है। उसी स्वॉर्ड ने उसे ये टेक्निक परफॉर्म करना सिखाया था। हेनरी मानता है कि उसे कभी पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ पॉसिबल है और वो नोआ को डिस्कवर करने के लिए प्रेस करता है। बाद में पैलेस के बाहर वही पहले वाले 3 आदमी अभी भी नोआ के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही उनमें से एक उसे देखता है वो आदमी तुरंत अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ तुरंत अपनी पावर का थोड़ा सा हिस्सा रिलीज कर देता है। इससे वो आदमी डर के मारे पीछे हट जाता है और माफी मांगता है। कंफ्यूज होते हुए हेनरी नोआ से पूछता है कि उसने अभी क्या किया और नोआ एक्सप्लेन करता है कि उसने बस अपनी स्वॉर्ड की पावर ड्रॉ करके उन्हें इंटिमिडेट कर दिया। उसी शाम बाद में नोआ को एक रॉयल बॉल अटेंड करने के लिए इन्वाइट किया जाता है। जैसे ही वो अराइव होता है और हॉल के अंदर जाता है वहाँ मौजूद सब लोग उसके लिए अप्लॉस करने लगते हैं। उसके पास खड़ा एक लॉर्ड जिसका नाम रेडॉक है नोटिस करता है कि नोआ अपनी कमर पर कुछ कैरी कर रहा है। नोआ इस बात को कंफर्म करता है और एक्सप्लेन करता है कि ये लेविएथन स्वॉर्ड है जो उसे खुद क्राउन प्रिंस ने गिफ्ट की थी। जैसे ही सब ये सुनते हैं पूरा रूम शॉक में गैस्प कर उठता है। वो लेविएथन को एक नेशनल ट्रेजर के रूप में पहचान लेते हैं जिसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। गैस्प में से एक अज्यूम करता है कि स्वॉर्ड या तो फेक होगी या सिर्फ एक रेप्लिका। उन्हें गलत साबित करने के लिए नोआ स्वॉर्ड की पावर का एक छोटा सा हिस्सा रिलीज करता है। गेस्ट तुरंत डर के मारे झुक जाते हैं जब उससे आती हुई ओवरवेलमिंग फोर्स महसूस करते हैं। जब नोआ स्वॉर्ड को पावर रिलीज करने से रोक देता है तो गेस्ट के पास सच एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती। वो स्टन्ड और डीपली इम्प्रेस रह जाते हैं कि नोआ जैसे इतनी छोटी उम्र का कोई असली लेविएथन स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पा रहा है। इवेंट के बाकी टाइम के लिए काफी नॉवेल्स एक के बाद एक लाइन लगाकर सिर्फ नोआ से इंट्रोड्यूस होने आते हैं। हर कोई उसे पोलाइटली ग्रीट करता है और बताता है कि उसकी प्रेजेंस में खड़े होना उनके लिए कितना ऑनर की बात है। नोआ हर इंट्रोडक्शन को शांति से सुनता है और पोलाइट और रेस्पेक्टफुल तरीके से जवाब देता है। कुछ देर बाद लाइन में अलग लोग आगे आते हैं और वो निकलते हैं ब्रायन एलन, ब्रायन कंपनी के हेड और उनकी बेटी सिंडी। नोआ दोनों को ध्यान से देखता है और कुछ पल ऑब्जर्व करने के बाद वो कुछ सरप्राइजिंग डेड्यूस कर देता है। उसे रियलाइज होता है कि सिंडी ब्रायन की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है बल्कि अडॉप्टेड है। सिर्फ इतना ही नहीं, नोआ ये भी बता सकता है कि सिंडी पास में एक स्लेव हुआ करती थी। वो इस कंक्लूजन पर इसलिए पहुंचता है क्योंकि उसकी आंखों में एक कॉशियस और सर्चिंग लुक है जो उसके मुताबिक उन लोगों में होता है जो कभी स्लेव रहे होते हैं और हर वक्त अपने सराउंडिंग पर नजर रखते थे। ब्रायन शॉक हो जाता है कि नोआ सिर्फ देखकर ही ये सब समझ गया। वो नोआ के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और मानता है ये सच है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने ओरिजिनली सिंडी को एक स्लेव के तौर पर खरीदा था, लेकिन जब उसने देखा कि वो कितनी जल्दी सीखती है और कितनी इंटेलिजेंट है तो उसने उसे अपनी बेटी के रूप में अडॉप्ट करने का फैसला किया। ये सुनकर नोआ जेन्युइनली खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसी स्टोरीज सुनना सच में पसंद है जहाँ किसी की जिंदगी बेटर के लिए बदल जाती है। नोआ मुस्कुराता है और ब्रायन और सिंडी को फ्यूचर में कभी अपनी मेंशन विजिट करने का इनवाइट देता है। कहता है कि वो सिंडी की स्टोरी के बारे में और सुनना चाहेगा। ब्रायन रेस्पेक्ट के साथ एग्री करता है और कहता है कि विजिट करना उसके लिए प्लेजर होगा। इसके बाद ब्रायन और सिंडी दोनों पोलाइटली इवेंट से लीव ले लेते हैं। अगले दिन नोआ टाउन में रिलैक्स वॉक कर रहा होता है जब अचानक वो अपने भाई ऑस्कर से टकरा जाता है जो किंगडम का 8th प्रिंस होता है। थोड़ी देर नोआ से बात करने के बाद ऑस्कर उसे साथ में ट्रेजर हंट पर चलने का इनवाइट देता है। कहता है कि उस दिन उसके पास कोई और काम नहीं है। नोआ एग्री करता है और दोनों तुरंत कोवाल्ट स्ट्रीट की तरफ निकल पड़ते हैं। नोआ कभी पहले कोवाल्ट स्ट्रीट नहीं गया होता, लेकिन उसने उसके बारे में काफी रूमर्स सुने होते हैं। ये कहा जाता है कि पूरे एम्पायर से एंटिक्स वहाँ मिल सकते हैं, लेकिन ऑस्कर एक्सप्लेन करता है कि वो एरिया काउंटरफीट से भरा होने के लिए भी फेमस है। इसी वजह से फेक चीजों के बीच से असली ट्रेजर ढूंढ पाना एक बेसिक स्किल माना जाता है जो हर नॉवल को आनी चाहिए। दोनों अपना ज्यादातर दिन शॉप्स और स्टॉल में सर्च करते हुए बिता देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी स्पेशल नहीं मिलता। आखिर में ऑस्कर सजेस्ट करता है कि वो दिन यहीं खत्म करें और वापस चल लें। निकलने से बिल्कुल पहले नोआ एक बुक को नोटिस करता है जो उसका इंटरेस्ट कैच कर लेती है, इसलिए वो उसे खरीदने का फैसला करता है। ऑस्कर नोआ द्वारा खरीदी गई बुक को ध्यान से देखता है और अचानक शॉक में जम जाता है। उसे रियलाइज होता है कि वो बुक असल में लेजेंडरी सोर्सर एंड्रिया की ग्रामोयर है। ऑस्कर पूरी तरह कन्विंस्ड होता है कि ये असली है, फेक नहीं। अगर ये सच है तो फिर अंदर क्या लिखा है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन बुक की वैल्यू 1000 रेन तक हो सकती है। ऑस्कर नोआ से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि बुक रियल है, लेकिन सच में नोआ को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। नोआ ने सिर्फ इसलिए बुक खरीदी क्योंकि जैसे ही उसने बुक को टच किया उसके विन स्टेट में एक प्लस ऐड हो गया। उस स्ट्रेंज रिएक्शन ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद ये
बहुत स्पेशल हो सकती है। अचानक नोआ के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लेविएथन स्वॉर्ड निकालता है और धीरे धीरे उसकी कुछ एनर्जी ग्रिमोयर के अंदर पौर करना शुरू करता है। कुछ ही देर बाद नोआ बुक पर से अपना कंट्रोल खो देता है। वो उसके हाथों से फिसल जाती है, जमीन पर गिरती है और अपने आप एक स्पेल पेज पर खुल जाती है। इससे कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रिगर हो जाता है, जिसके कारण फॉरबिडन टोम और उसके अंदर सील्ड सोर्सरर की सोल सीधा उनके सामने मटेरियलाइज हो जाती है। ऑस्कर तुरंत समझ जाता है कि सिचुएशन कितनी डेंजरस हो चुकी है और नोआ को जितनी तेज हो सके भागने के लिए चिल्लाता है। भागने के बजाय नोआ शांत तरीके से लेविएथन स्वॉर्ड उठाता है और एक ही पावरफुल स्लैश के साथ स्विंग करता है। वो सोर्सरर की सोल पर वार करता है और उसे अकेले ही कंप्लीटली वाइप आउट कर देता है। एनिमी के फाइनली डिफीट होने के बाद नोआ अपनी स्टेटस स्क्रीन की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि उसकी विंड स्किल को एसएस रैंक मिल चुकी है। ये देखकर वो थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं देता। वो तुरंत पलटकर ऑस्कर को चेक करने चला जाता है। ऑस्कर कंप्लीटली स्टन्ड होता है और उसे मुश्किल से यकीन होता है जो उसने अभी देखा। वो लगातार ये सोचता रहता है कि नोआ इतनी जल्दी इतना डिसिसिव मूव कैसे कर पाया, और उससे भी ज्यादा ये कि इतने कम टाइम में वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। ऑस्कर अभी जो हुआ उसे प्रोसेस भी नहीं कर पाता कि एक मर्चेंट आगे बढ़ता है और उनके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन एलन के रूप में देता है, जो पास ही एक एंटिक शॉप का ओनर होता है। एलन एक्सप्लेन करता है कि नोआ का इनक्रेडिबल फीट देखने के बाद उसे लगता है कि उसे उन्हें एक ऐसा आर्टिफैक्ट दिखाना चाहिए जिसे वो एक ट्रू ट्रेजर मानता है। वो रिस्पेक्ट के साथ उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ उसकी शॉप तक चलें। अंदर पहुंचने के बाद एलन एक स्ट्रेंज और रेयर रिंग उनके सामने रखता है। वो बताता है कि कहा जाता है ये रिंग सिर्फ तभी अपना ट्रू फॉर्म दिखाती है जब इसका राइटफुल ओनर सामने आता है। उसके अकॉर्डिंग पास्ट में कई लोगों ने इसे पहनकर देखा है, लेकिन ये कभी किसी पर रिएक्ट नहीं हुई। ये सुनकर नोआ अज्यूम करता है कि शायद ये रिंग सिर्फ एक यूजलेस पीस ऑफ जंक है, लेकिन एलन तुरंत डिसएग्री करता है और कहता है कि उसे नहीं लगता ये फेक है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने कई बार रिंग को बेचने और हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये समहाउ हमेशा उसकी शॉप में वापस आ जाती है। बिना किसी एक्सप्लेनेशन के दोबारा उसकी इन्वेंट्री में दिखने लगती है। क्यूरियस होकर नोआ रिंग को पहनकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वो रिंग अपनी उंगली में पहनता है, उसे एक अनफेमिलियर वॉइस सीधा उससे बात करते हुए सुनाई देती है, जो कहती है कि ये ट्रिपल रेयरिटी की है और ये उससे अपना नया ओनर रिकॉग्नाइज करती है। उसके तुरंत बाद रिंग रिएक्ट करना शुरू कर देती है। वो एक स्ट्रेंज लाइट रिलीज करती है और ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है। नोआ के बॉडी के अराउंड रैप होती है और उसके अराउंड टॉप टियर आर्मर का सेट बना देती है। ये देखकर ऑस्कर और एलन दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि नोआ ही रिंग का ट्रू ओनर है। नोआ एलन को बताता है कि वो रिंग ले लेगा और पेमेंट बाद में भिजवा देगा। एलन का रिस्पॉन्ड करने से पहले ही ऑस्कर बीच में आता है और नोआ से कहता है कि पेमेंट की चिंता ना करे। वो कहता है कि पेमेंट वो खुद हैंडल करेगा और नोआ से रिंग को गिफ्ट समझने को कहता है। ये सेटल होने के बाद नोआ रिंग को एक्सेप्ट कर लेता है। ज्यादा देर बाद नहीं, ऑस्कर नोआ को ड्रॉप करता है और उसे फेयरवेल बोलता है। जैसे ही नोआ अंदर जाने वाला होता है, डायनर का वही रग्ड आदमी अचानक उसकी तरफ दौड़ता है और शॉर्ट से उस पर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है। अटैक लगने से पहले ही रिंग आदमी के हॉस्टाइल इंटेंट को सेंस कर लेती है और तुरंत एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है, जो पूरी तरह से स्ट्राइक को ब्लॉक कर देता है। कैरेज ड्राइवर तेजी से रिएक्ट करता है और अटैकर को जमीन पर गिराकर उसे रिस्ट्रेन कर लेता है। ऑस्कर पूरा सीन देखता है और इम्प्रेस हो जाता है कि नोआ इतनी नेचुरली और इंस्टिंक्टिवली रिंग की प्रोटेक्शन यूज कर पाया। जिस तरह से ये स्मूथली एक्टिवेट हुई, उसे देखकर ऑस्कर समझ जाता है कि नोआ ने ऑलरेडी इसकी पावर मास्टर करनी शुरू कर दी है। उस रात बाद में नोआ एलिची को गाते हुए देखने के लिए डाइनर वापस आता है। जब वो परफॉर्म कर रही होती है, दो ड्रंक आदमी अचानक स्टेज पर चढ़ जाते हैं और उस पर झगड़ा शुरू कर देते हैं। नोआ लगभग तुरंत उनके सामने अपेयर होता है और इंटरवीन करता है। वो लेविएथन शॉट का यूज करके उन पर स्ट्राइक करता है, जिससे दोनों आदमी उड़कर डाइनर से बाहर जा गिरते हैं और सिर्फ अपनी अंडरवेयर में भागते हुए निकल जाते हैं। सब शांत होने के बाद नोआ डाइनर के ओनर से बात करता है और उससे कहता है कि ऐसे लोगों को अब कभी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एंट्री ना दे। ओनर साइड लेता है और एक्सप्लेन करता है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे ड्रंकर्ड्स ही उसका बिजनेस चलाते हैं। नोआ उसकी बात समझ जाता है, इसलिए वो वहीं पर एक डिसीजन लेता है और पूरा बिजनेस 1000 रेंड में खरीदने का ऑफर करता है। ओनर शॉक हो जाता है, लेकिन डीपली ग्रेटफुल होता है और ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद एलिची नोआ के पास आती है और उसे बताती है कि उसे नहीं पता वो कभी भी उसका एहसान का बदला कैसे चुका पाएगी। नोआ नरमी से उससे कहता है कि उसे बिल्कुल भी रीपे करने की जरूरत नहीं है। वो बस इतना कहता है कि वो गाना कंटिन्यू रखे, क्योंकि वो उसका पोटेंशियल देखता है और चाहता है कि वो अपनी जिंदगी अपने म्यूजिक को डेडिकेट करे। एक वार्म स्माइल के साथ एलिची एग्री कर लेती है। फिर नोआ अपनी सीट पर वापस जाता है और रात का बाकी हिस्सा शांति से एलिची की एंजेलिक आवाज सुनते हुए बिताता है, जब वो पूरे डाइनर को भर देती है। अगले दिन नोआ की सारी मेट्स उसे तैयार होने में मदद करती हैं
और फिर उसे बताती हैं कि आज उसका एक अपॉइंटमेंट है। जब नोआ डैड नाम के एक बंदे का मीटिंग रिक्वेस्ट पढ़ता है जो हॉलजॉय रीजन का गवर्नर है और जो नोआ के डोमेन के अंदर आता है, तो वो डिसाइड करता है कि उससे अपने टेरिटरी के करंट स्टेटस पर अच्छी बातचीत करेगा। नोआ मेट्स को कहता है कि उस बंदे को अंदर आने दो और फिर बिना किसी रीजन के ड्रिप फार्मिंग शुरू कर देता है। जल्दी ही डैड नोआ के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और अपना इंट्रोडक्शन हॉलजो के गवर्नर जनरल के रूप में देता है। वो पूरी फॉर्मल स्पीच रिसाइट करता है जो लोग रॉयल्स की बूट लिख करते हुए बोलते हैं, लेकिन नोआ उसे कहता है कि ये पार्ट स्किप करो और बैठ जाओ। जब दोनों बैठ जाते हैं, नोआ कहता है कि वो पहले भी मिल चुके हैं और डैड कंफर्म करता है, बोलता है कि जब एम्परर ने खुद उसे हॉलजो का गवर्नर अपॉइंट किया था तब वो लगभग 18 मंथ पहले उसे ग्रीट करने आया था। नोआ पूछता है कि अभी उसका काम कैसा चल रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि हॉलजो में एक बहुत बड़ी फ्लड आई थी और उसके बाद चीजें मैनेज करना डैड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डैड के चेहरे पर जो ग्लूमी एक्सप्रेशन होता है वही नोआ का आंसर दे देता है और उसे समझ आ जाता है कि चीजें अच्छी नहीं चल रही। हॉलजो एम्पायर एक मेजर फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज में से एक है, लेकिन ये फ्लडिंग के लिए काफी वनरेबल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोशल मीडिया पर किसी डिसेंट लुकिंग लड़की के डीएम्स। इसी वजह से एम्परर ने डैड को इसका गवर्नर अपॉइंट किया था क्योंकि वो वाटर मेजिस की लैंड से आता है और सबको लगा था कि वो फ्लडिंग सिचुएशन के बारे में कुछ कर पाएगा। नोआ डिसाइड करता है कि जज करने से पहले वो उसकी प्रॉब्लम समझेगा और पूछता है कि इशू क्या है। डैड रिप्लाई करता है कि उनके पास कोई फंडिंग नहीं है और बिना पैसे के कुछ भी किया नहीं जा सकता। नोआ इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता क्योंकि हॉलजो को रिबिल्ड करने के लिए फंड्स इशू करना इंपीरियल ऑर्डर था और डैड बताता है कि होम मिनिस्ट्री उनके फंड्स पर बैठी हुई है और जब भी वो फंड्स निकालने की कोशिश करता है तो वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। नोआ पूरी सिचुएशन समझ जाता है और तुरंत डैड को कहता है कि उसके साथ फाइनेंस मिनिस्टर मैवरिक के घर चलो, जो ब्रेकफास्ट में जूसी स्टेक खाने में बिजी है। वो अपने रिंकल मुंह में स्टेक भरते हुए पूछता है कि एक प्रिंस उससे क्यों मिलने आया है और नोआ तुरंत बिजनेस पर आ जाता है। वो उस बुड्ढे बास्टर्ड से पूछता है कि वो डैड को हॉलजर रिबिल्ड करने के लिए पैसे क्यों नहीं दे रहा और मैवरिक कहता है कि उसके पास इसके लिए अच्छा रीजन है। नोआ उसे वार्न करता है कि अगर उसने ये बोला कि एक किड रीजन नहीं समझेगा तो वो उसे अपनी बम से स्टेक खिला देगा और वो ओल्ड फैटी इस बात से अनॉयड हो जाता है, लेकिन वो एक प्रिंस के अगेंस्ट उल्टा जवाब नहीं दे सकता। वो अपने रीजंस एक्सप्लेन करने के लिए मान जाता है और कहता है कि हॉलजो सेवर फ्लड से सफर कर चुका है, इसलिए एम्परर ने अपनी ग्रेस दिखाते हुए उन्हें 1 साल के लिए किसी भी टैक्स से एक्सेम्प्ट कर दिया। वो कहता है कि जो पैसे टैक्स न देने की वजह से बचे हैं उन्हें ही रिबिल्ड करने में यूज करना चाहिए और नोआ तुरंत मिनिस्टर को उसके झूठ पर कॉल आउट कर देता है। वो उसे याद दिलाता है कि एम्परर ने टैक्सेस इसलिए कैंसिल किए थे क्योंकि हॉलजो के लोगों के पास टैक्स देने के लिए पैसा ही नहीं था। वो मैवरिक से पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की जैसे हॉलजो के लोगों के पास पैसा हो और फिर पूछता है कि क्या वो उसे सिर्फ इसलिए अंडर एस्टिमेट कर रहा है क्योंकि वो एक किड है। ये सुनकर मैवरिक हकलाने लगता है और अपनी स्टोरी चेंज करने का डिसीजन लेता है। वो कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी हॉलजो रिबिल्ड करने के लिए पैसा नहीं दे सकती क्योंकि वो एम्परर के लिए एक समर रिट्रीट बना रहे हैं। वो नोआ को कन्विंस करने की कोशिश करता है क्योंकि एम्परर समर रिट्रीट यूज करने वाले हैं तो उसे ग्रैंड होना चाहिए और उसके अराउंड पूरा एक सिटी बनाया जा रहा है ताकि उसे वो लग्जरी मिले जो वो डिजर्व करता है। डैड सोचता है कि अब सारी होप्स खत्म हो गई हैं क्योंकि जब एम्परर का नाम आ जाता है तो कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन वो भूल जाता है कि नोआ लिटरली एम्परर का बेटा है। वो उस बुड्ढे बास्टर को ऑर्डर देता है कि अपनी बम से बातें करना बंद करे क्योंकि वो एम्परर का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये कहकर कि उसे लग्जरी समर विला चाहिए जब उसके लोग जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मैवरिक जानता है कि अगर एम्परर के बारे में झूठ बोलने का गिल्ट प्रूव हो गया तो उसकी पूरी फैमिली उसके साथ अनलाइव कर दी जाएगी और वो तुरंत घुटनों पर गिर जाता है। नोआ को बोलता है कि वो सिचुएशन को गलत समझ रहा है। वो प्रॉमिस करता है कि वो तुरंत हॉलजो को फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा और अपने सर्वेंट्स को अर्जेंट काम पर लगा देता है। मैवरिक के अगेंस्ट दिमाग की लड़ाई जीतने के बाद नोआ शांति से अपनी चाय सिप करने लगता है और डैड उसकी नेगोशिएशन स्किल्स से सच में इम्प्रेस हो जाता है। वो नोआ की ग्लेजिंग शुरू कर देता है और कहता है कि उसके स्किल्स बहुत ब्रिलियंट हैं और उसने एक सीजन लाइट के कॉन्ट्रडिक्शन आसानी से पकड़ लिए। वो फंड्स निकलवाने के लिए नोआ को यूज करने की कोशिश पर माफी मांगता है और जमीन पर गिरकर ग्रोल करता है। नोआ भी रियलाइज करता है कि डैड बस एक प्रिंस के रूप में उसके इन्फ्लुएंस का यूज करके मिनिस्टर से पैसे निकलवाना चाहता था, लेकिन उसे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपने लोगों की मदद वैसे भी करता। फंड्स मिलते ही डैड तुरंत अपना टेरिटरी रिबिल्ड करने के लिए निकल जाता है और तभी पैलेस से एक मैसेंजर आता है जो बताता है कि एम्परर ने नोआ को अर्जेंटली बुलाया है। नोआ बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करता और तुरंत पैलेस वापस जाता है और अपने डैड को ग्रीट करता है।
जो अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए पिजन्स को दाना डाल रहे होते हैं। एम्परर बातचीत की शुरुआत नोआ की तारीफ से करता है, कैसे उसने अपनी विट से ग्रीडी फाइनेंस मिनिस्टर को कम्प्लीटली डिफीट कर दिया। और नोआ हैरान रह जाता है कि उसके फादर को उन चीजों का पता कैसे है जो अभी अभी हुई हैं। उसके डाउट्स इतने लाउड होते हैं कि एम्परर उन्हें पहले ही गैस कर लेता है और अपने बेटे को बताता है कि इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ा वेपन होता है जो उसके पास हो सकता है और उसे हमेशा पॉलिश रखना पड़ता है। नोआ उस एडवाइस को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर कहता है कि उसने बस नेचुरल काम किया, फाइनेंस मिनिस्टर को सबड्यू करके। एम्परर रिप्लाई करता है कि ज्यादातर लोगों के लिए सही काम करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो फ्लैटरी से बहक जाते हैं और सही गलत का ट्रैक खो देते हैं। वो घूमकर नोआ के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि सिर्फ 6 साल की उम्र में ही वो दुनिया के ज्यादातर लोगों से बेहतर है। फिर वो नोआ को उठने के लिए कहता है और लेजेंडरी स्वॉर्ड लेविएथन को मास्टर करने की उसकी एबिलिटी की तारीफ करता है, जिसका डार्क हिस्ट्री हर उस बंदे को डरा देता है जो उसे व्हील करने की कोशिश करता है। कई एग्जाम्पल देखने के बाद नोआ को रियलाइज होता है कि वो स्वॉर्ड कितनी डेंजरस है और फिर उसके फादर उसे बताते हैं कि उसे अपना वेपन प्रॉपरली व्हील करने की टेक्निक भी सीखनी चाहिए। इसी पर्पस के लिए उन्होंने उसके लिए एक स्वॉर्डमैनशिप इंस्ट्रक्टर अरेंज किया है। तुरंत ही डेमियन नाम का एक सीजन नाइट एम्परर और नोआ के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। एम्परर उसे एम्पायर का सबसे महान स्वॉर्डमैन इंट्रोड्यूस करता है और नोआ से कहता है कि वो उसे अच्छे से सीखे। डेमियन तुरंत एम्परर से प्रिंस के साथ एक बोर्ड की परमिशन मांगता है, क्योंकि वो उसे स्टूडेंट बनाने से पहले उसकी रॉ स्किल और पोटेंशियल देखना चाहता है। एम्परर उसे परमिशन दे देता है और नोआ रियलाइज करता है कि उसके फादर डेमियन पर कंप्लीटली ट्रस्ट करते हैं। डेमियन अपनी बड़ी स्वॉर्ड निकालता है और नोआ से कहता है कि जैसे चाहे वैसे अटैक करे। नोआ अपना स्टेंस लेता है, लेकिन तब उसकी स्वॉर्ड एक्टिंग अप करने लगती है। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और डेमियन पर अटैक करता है, जो उसके पहले स्ट्राइक से इम्प्रेस हो जाता है। नोआ लेविएथन के पिछले यूजर्स की मेमोरी अपने दिमाग में फ्लो करती हुई महसूस करता है और उन मेमोरीज का यूज करके कुछ ही ब्लोज में डेमियन को डिसआर्म कर देता है। नाइट अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है और एम्परर को बताता है कि वो नोआ को कुछ नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसकी टेक्निक ऑलरेडी एक स्वॉर्ड मास्टर के बराबर है। एम्परर ये सुनकर गर्व से हंसते हैं और नोआ की स्किल को रिवॉर्ड करने के लिए उसे इस साल के नाइट सिलेक्शन एग्जाम का हेड जज बना देते हैं। नोआ खुशी खुशी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे पता है कि एम्पायर के सारे स्किल्ड वॉरियर्स इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि विनर नोबिलिटी की रैंक तक पहुंच सकता है। उसे पता है कि विनर का पहला काम हेड जज का सबॉर्डिनेट बनना होता है और उसे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर अपने कमांड में रखकर वो और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिर एम्परर नोआ से पूछता है कि क्या वो एग्जाम एलिमिनेशन मोड में रखना चाहता है या लीग फॉर्मेट में, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के बजाय नोआ एक सरप्राइजिंग रिक्वेस्ट करता है। वो रीजनल प्रीलिमिनरी राउंड को ओमिट करना चाहता है और पूरा एग्जाम कैपिटल में रखना चाहता है, ताकि वो खुद सारे वॉरियर्स को जज कर सके और इंश्योर कर सके कि कोई भी टैलेंटेड वॉरियर अनजस्ट रीजन से एलिमिनेट ना हो। एम्परर उसे कहता है कि जो चाहे वो करे और इतना कहकर नोआ घर लौट जाता है। वो जो से नाइट सिलेक्शन एग्जाम के बारे में बात करता है और पूछता है कि क्या उसके विलेज से भी कोई कैंडिडेट है। वो हाँ में जवाब देती है। कहती है कि वो हर साल उसी बंदे को एग्जाम में भेजते हैं, उम्मीद करते हुए कि वो उनके विलेज के लिए ग्लोरी लाएगा। नोआ उसे बताता है कि इस साल प्रीलिम्स नहीं है, तो वो ज्यादा लोग भेज सकते हैं, लेकिन टैलेंट प्रॉब्लम नहीं है। जो टिमिडली नोआ को बताती है कि वो सिर्फ एक ही बंदे को भेजते हैं, क्योंकि वही उनके अफोर्ड में होता है। उस बंदे के लिए गो फंड में खोलने के बाद भी वो कहती है कि कैपिटल में सब कुछ महंगा है, खाने से लेकर लॉजिंग तक, और किसी के पास इतने पैसे नहीं है। नोआ इस इशू को भी सॉल्व करने का डिसीजन लेता है और डिक्लेयर करता है कि वो सारे पार्टिसिपेंट्स के एक्सपेंसेस कवर करेगा, ताकि कोई टैलेंटेड वॉरियर लड़ने से पहले ही हार न जाए। वो तुरंत डिलन को समन करता है और उसे कैपिटल के सारे एम्प्टी हाउसेस खरीदने को कहता है, और अगर वो सारे पार्टिसिपेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए काफी ना हो तो वो उसे कुछ डॉर्मिटरीज बनाने को ऑर्डर देता है। खाने के इशू के लिए नोआ बटलर को कहता है कि जिन मर्चेंट से उनके कनेक्शन है उनसे बात करे, और खुद भी एलन से इस मैटर पर बात करने चला जाता है। एलन उसे एक एस्टिमेट देता है, लेकिन नोआ बता सकता है कि उसने एक ह्यूज डिस्काउंट दिया है जिससे उसका लॉस हो जाएगा। वो उसके पीछे का रीजन पूछता है और एलन पोलाइटली कहता है कि वो 13 प्रिंस की रिक्वेस्ट रिफ्यूज नहीं कर सकते। इस टाइप की फ्लैटरी नोआ पर काम नहीं करती और वो कहता है कि कोई भी मर्चेंट बिना रीजन अपना पैसा नहीं देता। एलन हैरान रह जाता है कि नोआ ने उसके अल्टीरियर मोटिव्स पकड़ लिए और उसे बताता है कि रॉयल पैलेस के लिए सर्वेंट सेलेक्ट करने का भी एग्जाम होता है,
जो नाइट सिलेक्शन एग्जाम के सेम स्केल पर होता है। वो क्लेम करता है कि वो बस ये जानना चाहता है कि वहाँ किस टाइप के लोग सेलेक्ट होते हैं, और नोआ तुरंत उसका गेम समझ जाता है। वो रियलाइज करता है कि एलन पैलेस में एक लड़की घुसाना चाहता है ताकि वहाँ सर्कुलेट होने वाली हर नई इन्फॉर्मेशन उसे मिल सके। इसके ऊपर से अगर किंग उस लड़की का शुगर डैडी बन जाता है तो एलन काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। एलन अचानक नर्वस हो जाता है और नोआ को बताता है कि उसकी रिक्वेस्ट इस मैटर से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वो सर्वेंट सिलेक्शन एग्जाम के इशू के लिए पहले ही नोआ के मेंशन में गिफ्ट भेज चुका है। नोआ इस बात से इम्प्रेस हो जाता है कि एलन लोगों को कैसे खुश रखना जानता है, और वो उसे सपोर्ट करने का डिसीजन लेता है। वो कहता है कि अगर लड़की उससे अप्रूव हो गई तो वो उसे जरूर पैलेस में काम करने के लिए रेकमेंड करेगा। ये सुनकर एलन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन नोआ उसे कहता है कि थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि लड़कियों को उसकी डिमांड्स पूरी तरह सेटिस्फाई करनी होंगी। एलन खुशी खुशी ये कंडीशन मान लेता है और सिंडी को सिग्नल देता है। कहता है कि वो ऐसी लड़की चूज करेगा जो उसकी सारी डिमांड्स पूरी करे। फिर वो नोआ के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि वो बहुत आभारी है कि एक प्रिंस उस जैसे ऑर्डिनरी मर्चेंट पर अपनी काइंडनेस और शार्प ऑब्जर्वेशन बरसा रहा है, और वो अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए अपनी दुकानों पर 13 प्रिंस का क्रेस्ट लगाना चाहता है। ये सुनकर नोआ खुश हो जाता है, लेकिन वो एलन को वार्निंग देता है कि वो किसी भी तरह की बिट्रेयल माफ नहीं करेगा। इसके बाद नोआ घर वापस आता है और देखता है कि एलन को सबऑर्डिनेट बनाने के बाद उसके स्टेट्स बढ़ गए हैं, लेकिन अचानक वो नोटिस करता है कि उसका एक स्टेट कम हो रहा है और उसके वाटर एट्रीब्यूट पर जो एसएस रैंक था वो बिल्कुल प्लेन रैंक में बदल जाता है। नोआ चिंता में आ जाता है कि शायद एल्मीरिया के उसके टेरिटरी में कुछ हो गया है, और वो जो को कहता है कि तुरंत पैलेस चलो क्योंकि उसे एम्परर से मिलना है। वो उसका ऑर्डर कैरेज ड्राइवर तक पहुंचा देती है और कुछ ही मिनट्स में नोआ एम्परर के सामने होता है। वो एम्परर को बताता है कि एल्मीरिया में कुछ बुरा हुआ है, और एम्परर के रिस्पॉन्स का टोन सुन के उसे रियलाइज हो जाता है कि वो पहले से ही जानता है। एम्परर उससे कहता है कि उसे बस अंदाजा है कि कुछ गलत है, लेकिन अभी कोई प्रूफ नहीं है। तभी एक सर्वेंट आता है और उसके कान में कुछ बोलता है, जिससे उसके डाउट्स कंफर्म हो जाते हैं। एम्परर नोआ को कहता है कि उसने सही टाइम पर समझ लिया, क्योंकि एल्मीरिया में रेबेलियन हो रही है। वो नोआ से पूछता है कि उसके हिसाब से ये रेबेलियन कभी कितनी बड़ी है, और ये देखकर कि सिर्फ उसकी एक स्किल की वैल्यू गिरी है, नोआ समझ जाता है कि अभी रेबेलियन ज्यादा बड़ी नहीं है। किंग इस बात को कंफर्म करता है और कहता है कि उन्होंने एल्मीरिया में लगभग 5000 रेबल्स देखे थे। वो नोआ से पूछता है कि क्या उसके पास इस रेबेलियन को खुद दबाने का कोई प्लान है। नोआ कहता है कि ये उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो अभी छोटा है और उसके पास कॉम्बैट का एक्सपीरियंस नहीं है, और उसे नहीं पता कि सोल्जर्स उसकी ऑनेस्टली बात मानेंगे या नहीं। वो सजेस्ट करता है कि एम्परर किसी और प्रिंस को रेबेलियन सप्रेस करने भेजे, और ये सुन के वो बूढ़ा आदमी नोआ का रैशनल अप्रोच से काफी सरप्राइज हो जाता है। वो उसके डिसीजन को सपोर्ट करने का फैसला करता है और पूछता है कि क्या वो किसी को नॉमिनेट करेगा रेबल्स को खत्म करने के लिए। नोआ सजेस्ट करता है कि इस काम के लिए हेनरी सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि वो उसकी जजमेंट पर भरोसा करता है। एम्परर हेनरी को नोआ के साथ रेबल्स को सप्रेस करने भेज देता है, और हेनरी नोआ से पूछता है कि क्या वो श्योर है कि वो किसी और को ग्लोरी लेने देना चाहता है, क्योंकि बैटलफील्ड का मेरिट फ्यूचर में काम आता है। नोआ कहता है कि उसे अपने सोल्जर्स को लीड करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, और वो नहीं चाहता कि उसकी गलत लीडरशिप की वजह से वो बेकार में मरे। तभी उसकी शॉट किसी हॉस्टिलिटी पर रिएक्ट करती है और नोआ तुरंत कैरेज को रुकने का ऑर्डर देता है। वो समझ जाता है कि कुछ दुश्मन उसकी जान के पीछे पड़े हैं, और अपने भाई की मदद लेने के बजाय उनका सीधा सामना करने का डिसीजन लेता है। वो कैरेज से बाहर कूदता है और रास्ते के साथ लगे टॉर्चेस बुझ जाते हैं। अगले ही पल जमीन से वाटर पिलर्स निकलकर चारों तरफ से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन नोआ लेविएथन को शील्ड में ट्रांसफॉर्म करके उन सबको ब्लॉक कर देता है। वो रियलाइज करता है कि वाटर यूज करने वाले अटैकर जरूर एल्मीरिया के रेबल्स हैं, और अपनी स्किल शॉट प्ले से उन्हें तुरंत गिरा देता है। हेनरी उसकी ग्रोथ से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि अच्छा होता अगर वो इन बास्टर से इंटरोगेशन कर पाते। नोआ उससे कहता है कि वो अभी भी ये कर सकते हैं, क्योंकि उसने उन्हें मारा नहीं है, सिर्फ अपनी स्वॉर्ड की ऑरा से नॉकआउट किया है। हेनरी फिर से अपने भाई से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि उसने सुना था रेबल्स के पास ज्यादा कैवलरी मैन है, इसलिए उसे एसेसिन्स की उम्मीद नहीं थी। ये बात सुनकर नोआ को रियलाइज होता है कि कुछ गलत है, क्योंकि एल्मीरिया में अच्छे और हॉर्सेस हैं ही नहीं। अगले दिन वो एलन के पास जाता है और उसे टॉप सीक्रेट बताता है कि एल्मीरिया में रिबेलियन हुई है। वो एलन को $10,000 देता है ताकि वो मार्केट में मौजूद सारे हॉर्स फीड तुरंत खरीद ले, क्योंकि वो पहले ही समझ चुका है कि रेबल्स ने वॉर हॉर्सेस किसी और से खरीदे हैं, लेकिन उन्हें फीड नियर बाय मार्केट से ही खरीदनी पड़ेगी।
अगर वो फीड नहीं कर पाते तो सिविलियंस को लूटने के बाद भी उनके पास अपने हॉर्सेस को संभालने के लिए इनफ फीड नहीं होगी और इस तरह वो बैटल में काफी ज्यादा वीक हो जाएंगे। जल्दी ही उसके बाद एम्परर नोआ को बुलाता है और बताता है कि उसने अपने आदमियों को एसेसिन से इंटेरोगेशन करने भेजा था और उनसे कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालने में वो सक्सेसफुल रही। एसेसिन्स का टारगेट नोआ को मारना नहीं था बल्कि उसे किडनैप करके बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करना था। लेकिन नोआ अपने डैडी से कहता है कि कोई भी एसेसिन जो इतनी आसानी से सब कुछ उगल दे वो मोस्ट प्रोबेबली झूठ बोल रहा होता है। एम्परर को अपने बेटे पर गर्व होता है कि उसमें अपनी उम्र से ज्यादा कॉमन सेंस है, लेकिन वो उससे कहता है कि चिंता ना करे क्योंकि उसके पास ये जानने का तरीका है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं। नोआ टॉर्चर की आर्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि एम्परर जो कह रहा है उस पर यकीन कर ले। फिर एम्परर नोआ को रिबेल से जल्दी निपटने के लिए प्रेस करता है क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो उन्हें रिबेल से डील करने में काफी मुश्किल होती। ऊपर से वो खुश है कि नोआ ने रिबेल आर्मी के हॉर्सेस पर फोकस करने वाली स्ट्रेटेजी सोची। नोआ की आंखें शॉक में फैल जाती हैं क्योंकि उसने बस कुछ मिनट पहले ही एलन को हॉर्स फीड खरीदने का ऑर्डर दिया था और उसके फादर को पहले ही पता है। एम्परर प्रेस करते हुए आगे बोलता है कि स्टारवेशन स्ट्रेटेजी कोई भी सोच सकता था और क्राउन प्रिंस एल्बर्ट असल में रिबेल्स को भूखे रखकर उनका एग्जाम्पल बनाना चाहता था, लेकिन नोआ ने उनके हॉर्सेस पर फोकस किया ताकि उनकी स्ट्रेंथ कम हो और उसने इसके लिए अपना खुद का पैसा यूज किया। एम्परर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसके पास ग्रेट आइडियाज हैं और उन्हें जल्दी एक्शन में लाने की हिम्मत भी, जो आसान नहीं होती। डैडी से इतनी तारीफ मिलने के बाद नोआ के अंदर एक नया किंग जाग उठता है। फिर एम्परर डिसाइड करता है कि उसकी ब्रिलियंट थिंकिंग के लिए उसे रिवॉर्ड दिया जाए। वो नोआ को अपनी क्रेस्ट में एक स्वॉर्ड ऐड करने की परमिशन दे देता है, जो शायद तुम सोच रहे हो उससे भी बड़ा रिवॉर्ड है। वॉरियर्स के नेशन में कोई भी एम्परर की परमिशन के बिना अपने क्रेस्ट में स्वॉर्ड ऐड नहीं कर सकता और अगर करे तो उसे एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। इसी बीच एम्परर की अप्रूवल से क्रेस्ट में एक फ्लैग इंक्लूड करना भी किसी के लिए बहुत बड़ा ऑनर होता है और नोआ इस ग्रेट रिवॉर्ड को पाकर अपनी एक्साइटमेंट छुपाने की पूरी कोशिश करता है। कुछ देर बाद उस दिन एलन नोआ से मिलने आता है, जो अपने बेबी स्टेप्स लेकर उसकी तरफ चलता है और उसे पहुंचने में कुछ मिनट लग जाते हैं। नोआ कहता है कि वो जल्दी आ गया और एलन रिप्लाई करता है कि उसे मार्केट में बिकने वाले सब टाइप्स की फीड और उनके ट्रांसपोर्टेशन रूट्स पता थे, इसलिए सब कुछ खरीदना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उसे चिंता है कि रिबेल्स का लीडर कैरन एक रूथलेस आदमी है जो अपना गोल अचीव करने के लिए कुछ भी करेगा। वो नोआ को वार्न करता है कि उससे डील करते वक्त केयरफुल रहे। तभी एक मेड आकर बताती है कि गेट पर एक इंजर्ड आदमी है। नोआ डिसाइड करता है कि देखे क्या हो रहा है और वहाँ एक बैडली इंजर्ड नाइन मिलता है जो उसके सामने घुटने टेक कर कहता है कि एल्मीरिया में रिवेलियन शुरू हो गया है। वो क्लेम करता है कि उसका सुपीरियर भी रिवेलियन में शामिल है, लेकिन उसने उसका साथ नहीं दिया और सीधे यहाँ प्रिंस को रिपोर्ट करने आ गया। एलन सोचता है कि नाइट ने अपनी जान बेकार में रिस्क की क्योंकि उन्हें ऑलरेडी रिवेलियन के बारे में पता है, लेकिन नोआ नाइट को थैंक करता है और मेट को उसको इंजरीज ट्रीट करने का ऑर्डर देता है। वो चलने लगता है लेकिन फिर वापस मुड़कर कहता है कि नाइट को रिवॉर्ड के रूप में 1000 दिए जाएं। एलन उसके पीछे आता है और पूछता है कि जब उसे इन्फॉर्मेशन पहले से पता थी तो वो क्यों अपना पैसा जला रहा है। नोआ रिप्लाई करता है कि वो नाइट को इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि उसकी लॉयल्टी और ब्रेवरी के लिए रिवॉर्ड दे रहा है। उस रात थोड़ी देर बाद जो नोआ के ऑफिस में एंटर करती है, बहुत ही डिस्ट्रेस लगते हुए। कुछ बोलने से पहले ही वो जमीन पर गिर जाती है और नोआ उससे पूछता है कि क्या हुआ। जो पहले उसे 500 से भरा पाउच देती है और फिर एक छोटी बोतल। वो कहती है कि एक अननोन आदमी ने उसे ये रिवॉर्ड ऑफर किया था ताकि वो नोआ को स्लीपिंग मेडिसिन पिलाकर उन्हें हैंड ओवर कर दे। नोआ रियलाइज करता है कि रेबल्स उसे हर हाल में चाहते हैं और वो मेरे एरिया की हॉट सिग्नल मदर से भी ज्यादा डेस्परेट हैं, जिन्होंने हर वेबसाइट पर अपने एड्स डाल रखे हैं। वो जो से पूछता है कि वो बॉटल उसके पास क्यों लाई और वो रोने लगती है। वो क्लेम करती है कि अगर वो नोआ को ड्रग नहीं करती तो वो लोग उसे मार देते, लेकिन वो उसे कभी बिट्रे नहीं कर सकती। नोआ चुपचाप अपनी डेस्क पर जाता है और जो के नाम का 50,000 का चेक लिखता है। कहता है कि ये उसकी रिवॉर्ड है अपनी लॉयल्टी को सस्ती में ना बेचने के लिए। इतनी बड़ी अमाउंट देखकर जो का सर घूमने लगता है और वो कहती है कि वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन नोआ उसे कहता है कि गुड गर्ल बने और रिवॉर्ड ले ले। वो रोने लगती है और उसे थैंक्स करती है, लेकिन नोआ कहता है कि उसे उसके लिए कुछ करना होगा। वो कहता है कि वो मेडिसिन पी के बेहोश होने वाला है और फिर जो उसे उन आदमियों के पास ले जाएगी जिन्होंने उससे कांटेक्ट किया था। वो उसे कहता है कि जैसे ही वो उसे हैंड ओवर करे तुरंत भाग जाए ताकि वो लोग उसे साइलेंस ना कर दें। जो ये सोचकर डर जाती है, लेकिन नोआ ने डेस्परेट ट्रेवल से मिलने का डिसीजन कर लिया है। कुछ घंटे बाद वो कहीं बीच जंगल जैसी जगह पर होश में आता है और किडनैपर्स को बात करते सुनता है कि उसे मारना लास्ट रिसोर्ट है और केविन के ऑर्डर्स के मुताबिक उसे सेफ रखना है। नोआ ड्रग को कम्प्लीटली उतरने देता है और अपनी सिचुएशन एसेस करता है और देखता है कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं, लेकिन रेबेल सर्च एंड डिस्ट्रॉय खेलने में बिल्कुल फेल होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि इस बार नोआ ने लेविएथन को अपने एस में नहीं बल्कि अपने कान के अंदर छुपा रखा था। वो उसे निकालकर अपने नॉर्मल साइज में लाता है और अपनी मैजिक रिंग से वाटर ब्लेड बनाकर अपने हाथ बांधने वाली रोप काट देता है।
फिर वो डिसाइड करता है कि अपनी स्वॉर्ड की मेमोरीज के थ्रू देखे कि उसके साथ क्या हुआ। वो अपने आप को ऑफिस में बेहोश बैठा हुआ देखता है और जो को भागते हुए जब रिबल्स उसे सराउंड करते हैं। उन्होंने जो को इग्नोर कर दिया क्योंकि नोआ को मेंशन से बाहर निकालना टॉप प्रायोरिटी था और उसे एक ओपन कैरेज में ले गए। रिकैप कंप्लीट होने के बाद नोआ रेडी हो जाता है उन रिबल्स से डील करने के लिए जो कैंपफायर के आसपास ब्रेक ले रहे होते हैं। ग्रुप का लीडर उस पर गुस्सा हो जाता है जिसने नोट्स बांधे थे और तभी नोआ अपनी स्वॉर्ड के साथ ऊपर से जंप करता है। डाकू उसे अंडर एस्टिमेट करते हुए कहते हैं कि अच्छे से सरेंडर कर दे क्योंकि इस बार उसका भाई उसे बचाने के लिए यहाँ नहीं है। उनमें से एक अपनी स्वॉर्ड निकालता है ताकि वो नोआ को पीट कर फिर से कैप्चर कर सके, लेकिन वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता क्योंकि नोआ उस पर चार्ज करता है और उसकी नेक की सारी वीन्स और आर्टरीज को चीर देता है। जैसे ही पहला रेबल मर जाता है बाकी सब इंटिमिडेट हो जाते हैं और नोआ कहता है कि वो उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था, लेकिन यहाँ सब इडियट हैं जिनको ये तक नहीं पता कि एसेसिन्स को हेनरी ने नहीं हराया था। रेबल्स फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन नोआ उन सबको एफर्टलेसली स्मोक कर देता है। तभी वो देखता है कि जो नाइट के एक ग्रुप को लीड करते हुए उसकी तरफ आ रही है और वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जो कहती है कि उसे उसकी चिंता हो गई थी और वो उसे बचाने के लिए नाइट्स को ले आई, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि सब रिबल्स पहले ही डिफीट हो चुके हैं। नोआ नाइट्स के कैप्टन को आगे बुलाता है और उसे ऑर्डर देता है कि रिबल्स को ले जाए। एक रिबेल एक अजीब दिखने वाला डैगर गिरा देता है और एक नाइट उसे उठाना चाहता है, लेकिन नोआ को कुछ गलत महसूस होता है और वो तुरंत उसे रुकने को कहता है। वो सबको पीछे हटने का ऑर्डर देता है और खुद डैगर के पास जाता है जो स्ट्रॉन्ग कर्स एनर्जी एमिट कर रहा होता है जिसे वो लेवाइथन पर मास्टरी की वजह से फील कर सकता है। उसे हल्का सा याद आता है कि रिबल्स कर्स डैगर की बात कर रहे थे जिससे वो उसे मार देते अगर सिचुएशन खराब हो जाती। वो उस आदमी की नफरत महसूस कर सकता है जिसने डैगर पर कर्स लगाया था और एक पल के लिए वो उसका चेहरा भी देख लेता है। नोआ तुरंत उसे रेबल लीडर के रूप में पहचान लेता है और डिसाइड करता है कि उसे पर्सनली डील करेगा। वो लेवाइथन से बात करता है और पूछता है कि क्या वो उसकी प्लान एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा क्योंकि उस जैसी लेजेंडरी वाटर एलिमेंट शॉट के लिए ये काफी आसान होगा। लेवाइथन ग्लो करके पॉजिटिव आंसर देता है और नोआ उसकी कर्स एनर्जी चैनल करके आसमान की तरफ एक स्ट्रीम ऑफ कर्स वाटर शूट करता है। वो कर्स स्ट्रीम बादलों से भी ऊपर और एम्पायर के आधे हिस्से को पार करते हुए कैरन तक पहुंचता है और उसे हिट करता है। अगले दिन एम्पायर फिर से नोआ को बुलाता है और उसके लेवल पर घुटनों पर बैठकर उसके शोल्डर्स पैट करता है उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट के लिए जो उसने अचीव किया। उसे रिपोर्ट मिली है कि रेबेल लीडर डेड मिला जिसका फॉरहेड के बीच में वाटर जेट से बना एक होल था और वो जानता है कि नोआ के अलावा ये कोई और नहीं कर सकता था। नोआ कंफर्म करता है और कहता है कि उसने कर्स डैगर की हेटर को यूज करके रेबेल लीडर पर लॉक किया और फिर हंड्रेड्स ऑफ माइल्स दूर से उस पर नो स्कोप हेडशॉट मारा। जैसे ही रिबेल्स अपने लीडर लूज करते हैं हेनरी के लिए उन्हें सप्रेस करना इजी पीजी हो जाता है और जल्दी इसके पीछे के सब लोग अरेस्ट कर लिए जाते हैं। उनकी पनिशमेंट डिसाइड करने के लिए एक ह्यूज असेंबली बुलाई जाती है। एम्पायर कल्प्रिट को ड्रॉन और क्वार्टर करने का ऑर्डर देता है और तुम लोग गूगल पर देख सकते हो कि इसका क्या मतलब होता है। सब लोग रिबेल्स को दी गई पनिशमेंट से खुश होते हैं, लेकिन तब नोआ आगे बढ़कर रेस्पेक्टफुली एम्पायर के सामने घुटने टेकता है और कहता है कि वो ऐसा ना करे। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, खासकर एम्पायर जो पूछता है कि उसका मतलब क्या है। नोआ कहता है कि सबको लॉ के अकॉर्डिंग पनिश किया जाना चाहिए और किसी को क्वार्टर करके एग्जीक्यूट करने का जिक्र लॉ में नहीं है। रिबेल लीडर्स को दो हिस्सों में स्प्लिट किया जाना चाहिए और बाकी लोगों को लॉ के मुताबिक गुलक भेजना चाहिए और नोआ इंसिस्ट करता है कि लॉ फॉलो किया जाए। एम्परर पूछता है कि वो उन लोगों के लिए सबसे ब्रूटल डेथ का तरीका कैसे मना कर सकता है जो उसके टेरिटरी में रेबेल हुए। नोआ सीधा जवाब देता है कि अगर एम्परर खुद लॉ तोड़ेगा तो इसका नेगेटिव इफेक्ट उसकी रेपुटेशन और लोगों पर पड़ेगा। ये सुनकर सब लोग स्पीचलेस हो जाते हैं, लेकिन एम्परर नोआ की बात मान लेता है। वो कहता है कि वो लॉ फॉलो करेगा, लेकिन क्रिमिनल्स को लॉ के अंडर मैक्सिमम पनिशमेंट मिलेगी बिना किसी मर्सी के। नोआ को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और एम्परर प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर देता है कि रिबेल्स को पनिश करते वक्त लॉ प्रॉपरली फॉलो हो। पूरा कोर्ट नोआ की बोल्डनेस की तारीफ करता है कि उसने एम्परर के सामने खड़ा होकर उसकी गलती सुधारी और उसे फ्यूचर लेजेंड के रूप में ग्लेस करने लगते हैं। एम्परर भी प्राउड होता है कि नोआ उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ और वो डिसाइड करता है कि उसे रिवॉर्ड दिया जाए। वो थोड़ी देर सोचता है और फिर नोआ को एक टाइटल देने का डिसीजन करता है। एम्परर कहता है कि उसके कोई भी बच्चे उसके सामने खड़ा हो सकते हैं, लेकिन सही रीजन के लिए खड़ा होना अलग बात है। नोआ ने वही किया और पूरे कोर्ट को दिखाया कि वो कितना क्लेवर और ब्रेव है, इसीलिए एम्परर उसे वाइस प्रिंस का टाइटल देता है और ये चेंज तुरंत नोआ के स्टेटस विंडो में रिफ्लेक्ट हो जाता है। एम्परर इतना तक कह देता है कि अगर नोआ एक डिकेड पहले पैदा हुआ होता तो और भी अच्छा होता।
होता, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं कहता कि वो थ्रोन कंटेंडर होता। कोड ये बात सुनकर अचानक नोआ के लिए चीयर करने लगता है। फिर एम्परर उससे अपकमिंग नाइट सिलेक्शन एग्जाम की प्रिपरेशन के बारे में पूछता है। नोआ परमिशन मांगता है कि वो अपने प्लान्स बाद में शेयर करे। कोर्ट प्रोसीडिंग के खत्म होने के बाद एम्परर हाँ कह देता है। वो लोग फाउंटेन एरिया में जाते हैं जहाँ नोआ चाय सिप करते हुए बैठता है और 4 सर्वेंट उसके आसपास पानी की बकेट्स लेकर खड़े होते हैं। नोआ के सिग्नल पर वो उसे भिगोने के लिए पानी स्प्लैश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नोआ अपने रिंग के शील्ड का यूज करके उनका अटैक्स रोक देता है। एम्परर को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, तो नोआ बताता है कि वो पार्टिसिपेंट को ऐसे ही उस पर अटैक करने के लिए बोलेगा और जज करेगा कि उनका अटैक उसके कितने करीब पहुंचता है। एम्परर इस इनोवेटिव तरीके से इम्प्रेस होता है, लेकिन उसे लगता है कि इस मेथड में रिस्क है। नोआ कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता है कि जो भी उसकी डिफेंस तोड़ने लायक स्ट्रांग होगा वो खुद उससे डील करेगा और एम्परर एक बार फिर से इम्प्रेस हो जाता है। उस रात बाद में एम्परर प्राइम मिनिस्टर के साथ थ्रोन रूम में जाता है। प्राइम मिनिस्टर सोचता है कि क्राउड के सामने ये कहना कि अगर नोआ पहले पैदा हुआ होता तो सब अलग होता अननेसेसरी था। एम्परर सिर्फ हंस देता है और कहता है कि उसने वो बात इसलिए कही क्योंकि नोआ वाकई स्पेशल है, लेकिन वो लेवाइथन के ट्रेमेंडस पावर को लेकर थोड़ा कंसर्न भी है। इस फैक्ट के बावजूद कि उसकी ट्रू पावर अभी सील्ड है, वो अपने सर्वेंट को एक स्पेशल ट्रेजर लाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि कहा जाता है कि लेवाइथन का ट्रू सील कभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। लेकिन शायद नोआ लेजेंडरी स्वॉर्ड की फुल पावर को कंट्रोल कर सके। कुछ दिन बाद नाइट सिलेक्शन एग्जाम अपनी फुल ग्लोरी में शुरू होता है और देश के हर कोने से पार्टिसिपेंट्स अपनी स्किल दिखाने आते हैं। कैपिटल की पूरी पॉपुलेशन भी सिलेक्शन एग्जाम देखने के लिए वहां मौजूद होती है, क्योंकि उनके लिए ये सुपर बोल जैसा है और उनमें से कई लोगों ने अपने फेवरेट वॉरियर पर अपनी लाइफ सेविंग तक बेट कर दी होती है। एक पार्टिसिपेंट जो बिल्कुल गान के आइडल फॉर्म जैसा लगता है, अगर उसे रात भर पानी में भिगो दिया जाए, अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो अरीना में पहुंचता है, वो नोआ के सामने घुटने टेक देता है, जो बिना किसी टेंशन के चाय पी रहा होता है। वॉरियर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और अपने रिस्ट वार्म अप करने के लिए उसे घुमाता है और फिर नोआ पर अटैक करता है, लेकिन नोआ तुरंत अपनी रिंग शील्ड एक्टिवेट कर देता है, जो पार्टिसिपेंट के अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। वो बार बार एंगल्स चेंज करके उस पर ब्लो लैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन शील्ड खुद को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेती है और आदमी कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ ब्लोज के बाद उसकी स्वॉर्ड आधी टूट जाती है और रेफरी स्टैट्स को वहीं बंद कर देते हैं। इस तरह एक और वॉरियर नोआ की इम्पेनेट्रेबल डिफेंस को पार करने में फेल हो जाता है और क्राउड सोचने लगता है कि क्या कोई सच में वाइस प्रिंस तक पहुंच भी पाएगा, जो शायद किसी के पहुंचने से पहले ही ज्यादा चाय पीने से मर जाए। एम्परर भी टेस को दूर से अपने पर्सनल असिस्टेंट के साथ देख रहा होता है, जो उसे बताता है कि लोग इस साल के नाइट सिलेक्शन एग्जाम को दूसरे सालों के मुकाबले काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर देख रहे हैं। वो कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि एक प्रिंस खुद पर्सनली रिस्क लेकर वॉरियर्स को जज कर रहा है, लेकिन एम्परर इन बेसिक बातों की परवाह नहीं करता। वो कहता है कि सिर्फ कैपेबल वॉरियर्स का सिलेक्शन ही मैटर करता है और वो एक्साइटेड है देखने के लिए कि नोआ किस तरह के लोग शॉर्टलिस्ट करेगा। थोड़ी देर बाद एक मैच की बारी आती है और वो नोआ की तरफ एक पावरफुल फायर ब्लास्ट छोड़ देता है। उसके टेरिफाइंग अटैक को देखकर क्राउड बिल्कुल चुप हो जाता है, लेकिन जब मैच थक जाता है तब नोआ बिल्कुल अनाहम बाहर निकलता है, क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए एक मैजिक बैरियर यूज किया होता है। पार्टिसिपेंट घुटनों पर गिर जाता है जब क्राउड अपने प्रिंस के लिए चीयर करता है। नोआ थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस करता है क्योंकि अब शाम हो चुकी है और उसने उतनी चाय पी ली है जितनी एक ब्रिटिश आउटडोर एक साल में पीता है, लेकिन अब तक कोई भी वर्दी पार्टिसिपेंट नहीं मिला। तभी रेफरी अनाउंस करता है कि दिन के लास्ट पार्टिसिपेंट की बारी है और एक ब्लॉन्ड बैडी रेड आइस के साथ अरीना पर चढ़कर आती है। वो एंशियस और आउट ऑफ ब्रीथ लगती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड निकालती है और स्टेंस लेती है, उसकी एटीट्यूड में कुछ बदलाव आ जाता है। वो आगे डैश करती है नोआ पर अटैक करने के लिए, जो तुरंत अपना शील्ड समन कर लेता है और पेस में चेंज के लिए लड़की का अटैक उसके शील्ड को क्रॉस कर जाता है। वो रुकती नहीं है और जोर लगाती रहती है जब तक नोआ का शील्ड शटर नहीं हो जाता और उसकी स्वॉर्ड सीधा उसके चेस्ट पर लगती है। अपने प्रिंस को इंजर्ड देखकर क्राउड जोर से गैस्प करता है और नाइट तुरंत लड़की को डिटेन कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि क्योंकि उसने एक प्रिंस को इंजर किया है उसे सख्त से सख्त पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन नोआ उठकर उन्हें लड़की को छोड़ने को कहता है, जो अपना नाम शिरले ग्रांट्स बताती है। नोआ उसे कहता है कि वो पास हो गई है और ये सुनकर सब लोग स्टन रह जाते हैं, खासकर शिरले, जो यकीन नहीं कर पाती कि प्रिंस उसे माफ कर रहा है जबकि उसने उसे स्टेप किया था। बाद में नोआ शिरले को अपने रूम में बुलाता है और कहता है कि उसका आर्मर बहुत अच्छा लग रहा है। वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि ये जनरेशन से उसके परिवार में पास डाउन होता आ रहा है। वो अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं कर पाती और नोआ से पूछती है कि जब उसने कहा कि वो टेस्ट पास हो गई है तो उसका क्या मतलब था, क्योंकि उसे तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। नोआ उसे बताता है कि वो किसी नोबल को इंजर करने के लिए गिल्टी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही ये सब चाहता था। वो उसे कमांड देता है कि वो उस पर दोबारा वही सेम मूव से अटैक करे और शिरले सोचने लगती है कि कहीं उसने नर्व तो इंजर
नहीं कर दी, जिससे प्रिंस जंप हो गया हो। लेकिन वो कहता है कि अगर वो एक नाइट है तो उसे अपने मास्टर का कमांड ओबे करना होगा, और वो तुरंत उठकर स्टैंस ले लेती है। वो फिर से नोआ की तरफ लंच करती है, वही पहले वाला अटैक लेकर, और वो अपना शील्ड समन करके उसे ब्लॉक कर लेता है। इस बार शील्ड के अटैक उसके शील्ड को पियर्स नहीं कर पाते, चाहे वो कितनी भी फोर्स लगा ले, और नोआ कैजुअली उसे पीछे धकेल देता है जैसे ही वो शील्ड रिट्रैक्ट करता है। वो उसे बताता है कि अगर वो चाहता तो टेस्ट के दौरान भी ये शील्ड यूज कर सकता था, और तब उसका अटैक जरूर ब्लॉक हो जाता, मतलब अगर वो चाहता तो इंजर्ड होने से पहले बच सकता था। नोआ शिरले को बताता है कि एक नाइट का ड्यूटी होता है अपने लॉर्ड के ऑर्डर्स फॉलो करना, और वो देखना चाहता था कि क्या कोई ऐसा है जिसके पास उसके ही ऑर्डर्स को फॉलो करने की स्ट्रेंथ और गट्स हो, जो था फुल स्ट्रेंथ से उस पर अटैक करना। उसे ऐसे नाइट की जरूरत नहीं जो डर के मारे होल्ड बैक करे, और क्योंकि शिरले ने एक बार उसे इंजर करने के बाद भी दोबारा अटैक करने का कमांड ओबे किया, उसे पता चल गया कि उसमें नाइट बनने की क्वालिटी है। शिरले उसकी डिटर्मिनेशन और लॉजिक से बिल्कुल मूव हो जाती है, और तुरंत एक घुटने पर बैठकर नोआ को अपनी जिंदगी भर की अनडाइंग लॉयल्टी स्वेयर करती है। वो ये सुनकर खुश होता है, क्योंकि भले ही इस टाइप का वो तो ऑफिशियली कंसिडर ना किया जाता हो, फिर भी एक कैरेक्टर वाली नाइट से ये बहुत मायने रखता है। तभी जो डॉक्टर के साथ वहां आती है, जो नोआ के वूंड को एग्जामिनेशन करना शुरू करता है। वो कहता है कि ये बस एक स्क्रैच है, और तुरंत उसे हील कर देता है, जिससे शिरले शॉक हो जाती है। वो कमेंट करती है कि उनके गांव में कोई डॉक्टर नहीं होता, इसलिए उसने कभी किसी को प्रॉपर मेडिकल टेक्निक से कट हील करते हुए नहीं देखा। नोआ क्यूरियस होकर पूछता है कि जब लोग डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो ट्रीटमेंट कैसे लेते हैं, और शिरले जवाब देती है कि वो विलेज एल्डर से प्रार्थना करने या अपनी बीमारियों को एक्सरसाइज करने के लिए कहते हैं। बाल डॉक्टर कमेंट करता है कि ये पुअर और अनकल्चर्ड लोगों में काफी कॉमन है, और नोआ उससे पूछता है कि क्या डॉक्टर बनने का सबसे क्विक तरीका एक रियल डॉक्टर का अप्रेंटिस बनकर शुरू करना है। डॉक्टर हाँ में जवाब देता है, और नोआ तुरंत शिरले को उसका पहला काम दे देता है। वो उसे कहता है कि अपने गांव से सबसे स्मार्ट और हार्ड वर्किंग लोगों को लेकर आए, और फिर डॉक्टर से कहता है कि उन्हें अपना अप्रेंटिस बना ले। डॉक्टर बिना झिझक एग्री कर लेता है, लेकिन शिरले नोआ के इस जेस्चर से हैरान रह जाती है। वो झुककर उसका शुक्रिया अदा करती है, और नोआ से कहता है कि नाइट्स की प्रॉपर एटिकेट सीखे, क्योंकि कोई नाइट इस तरह झुकता नहीं है। अगली सुबह शिरले नोआ के मेंशन में उसके लिए असाइन किए गए रूम में जागती है, और वो हमें सबको एक गेट रेडी विद मी सेशन देती है काम पर जाने से पहले, बड़े एक्साइटमेंट के साथ। रास्ते में उसकी मुलाकात जो से होती है, जो उससे पूछती है कि क्या उसने अच्छी नींद ली, और शिरले कहती है कि रूम काफी अच्छा था, लेकिन वो ज्यादा नहीं सो पाई। दोनों साथ चलते हुए थोड़ी स्मॉल टॉक करते हैं, और जल्दी ही कुछ मेट से टकराते हैं, जो काम करने के बजाय गॉसिप और गिगल कर रही होती हैं। जो उनसे पूछती है कि वो क्या कर रही हैं, और मेट्स जवाब देती हैं कि वो अपना फेवरेट पास टाइम एंजॉय कर रही हैं, जो है ये गेस करना कि नोआ किस टाइप की लड़की से शादी करेगा। ये सुनकर शिरले शॉक हो जाती है, और उन्हें याद दिलाती है कि नोआ अभी सिर्फ 6 साल का है। लेकिन मेड उसे बताती है कि उनके एम्पायर में ज्यादातर प्रिंस 15 साल की इससे पहले ही शादी कर चुके होते हैं। वो मानती है कि नोआ इस वक्त एम्पायर का सबसे एलिजिबल बैचलर है, और उसके मेंशन के पास बहुत सारे कैफेज खुल गए हैं, क्योंकि हर दिन बहुत सी लड़कियां उसकी एक झलक पाने के लिए आती हैं। मेट्स कहती हैं कि सब लोग नोआ को प्यार करते हैं, इंक्लूडिंग जो ये सुनकर शर्म से लाल हो जाती है। मेट्स उसे कॉर्नर करना शुरू कर देती हैं, कहती हैं कि उसने रिसेंटली मैजिक सीखना भी शुरू कर दिया है, सिर्फ नोआ को इम्प्रेस करने के लिए, और वो हकलाते हुए रिप्लाई करती है कि वो बस अपने मास्टर के लिए यूजफुल बनना चाहती है। इतना कहकर वो जल्दी में वहां से चली जाती है, और जब मेट्स उसे अडोरेबल बुलाती हैं, तब शिरले सिर्फ उसे देखती रह जाती है। बाद में वो नोआ के ऑफिस जाती है, जब वो एक सीजन नाइट के एग्जाम के बारे में रिपोर्ट रिसीव कर रहा होता है। कैप्टन रिमार्क करता है कि जो नए नाइट्स नोआ ने चूज किए हैं वो काफी एक्सीलेंट हैं, और उनके स्क्वाड कैप्टन बहुत ग्रेटफुल हैं। नोआ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करता है, और नाइट से कहता है कि डेडिकेटेड मैन जैसे उसकी हेल्प का बिना ये पॉसिबल नहीं होता। फिर नोआ शिरले से कहता है कि वो नाइट को सी ऑफ करे, और जब वो जाने लगता है तो शिरले उसके सामने घुटने टेक देती है। नाइट ये देखकर टेकन अवैक हो जाता है, और उसे बताता है कि ये फॉर्मेलिटी अननेसेसरी है, क्योंकि दोनों सेम रैंक पर हैं। फिर उसे अचानक रियलाइज होता है कि नोआ ने लड़की को उसके साथ इसलिए भेजा ताकि वो नाइटली एटिकेट सीख सके, और वो एडवाइस करता है कि प्रिंस के साथ ही स्टिक करे, क्योंकि उसे इससे बेटर मास्टर नहीं मिलेगा। जल्दी ही नोआ एक पार्टी थ्रो करता है, जहाँ एलिची परफॉर्म करती है, और अपनी सॉन्ग से सबको मैस्मराइज कर देती है। एलन और सिंडी उसके सामने घुटने टेक कर उसे इनवाइट करने के लिए थैंक करते हैं, और नोआ रिप्लाई करता है कि उसने ये पार्टी स्पेशली उन्हें नाइट सिलेक्शन एग्जाम को सक्सेस बनाने में हेल्प करने के लिए थैंक करने के लिए रखी है। वो उन्हें बताता है कि पार्टी में मौजूद हर इंसान एक मर्चेंट है जिसका उसके साथ स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, और एलन डिसाइड करता है कि वो उनके साथ कुछ वैल्यूएबल कनेक्शन बनाएगा। तभी जो वहाँ एक लेटर लेकर आती है जो नोआ के नाम एड्रेस होता है, और वो उसे देने में थोड़ी अनईजी महसूस करती है, क्योंकि सेंडर का नाम उस पर नहीं लिखा होता। नोआ शिरले और जो के साथ पार्टी छोड़कर लेटर ओपन करने चला जाता है। जो कहती है कि जो आदमी लेटर डिलीवर करके गया वो गार्ड्स को देखते ही उसे गिराकर भाग गया, और ये सबको सस्पिशियस बना देता है।
शिर्ले उसे बताती है कि ये डेंजरस हो सकता है, इसलिए लेटर उसे ही ओपन करना चाहिए। लेकिन नोआ लेवाइथन से चेक करता है और पता लगाता है कि ये सेफ है। उसमें टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है कि बाकी रिबल्स कुछ प्लॉट कर रहे हैं, और नोआ समझ जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए किसने निकाली है। उसे पूरा यकीन है कि वो नाइट जिसने पहले अपनी जान रिस्क पर रखकर उसे रेबिलियन के बारे में वार्न किया था, अभी भी मिशन पर होगा। जो और शिर्ले उसकी लॉयल्टी और डेडिकेशन से इम्प्रेस हो जाते हैं। नोआ हाउएवर सोचता है कि नाइट ब्रेव से ज्यादा स्टूपिड है, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना स्पाई बनना इजी नहीं होता। वो तुरंत हेनरी से कांटेक्ट करता है ताकि मैटर को हैंडल किया जा सके और नाइट को रोका जा सके। लेकिन जब उसे एल्डर ब्रदर का रिप्लाई मिलता है, नोआ गिल्ट के बोझ से भर जाता है, क्योंकि उसके वर्स्ट फियर सच हो गए होते हैं। वो वानाबी स्पाई रिबेल्स के हाथ लग गया था और टॉर्चर किया गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। लकी बात ये थी कि हेनरी के लोगों ने उसे जान से जाने से पहले ही बचा लिया, लेकिन वो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। नोआ सोचता है कि ये सब उसकी गलती है, क्योंकि अगर उसका स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट नेटवर्क होता तो नाइट को अपनी जान रिस्क पर नहीं रखनी पड़ती। वो तुरंत जो को भेजता है ताकि नाइट के लिए बेस्ट मेडिकल केयर अरेंज की जा सके, क्योंकि वो इतने लॉयल आदमी को मरने नहीं दे सकता। अगले दिन नोआ मार्केट जाता है और शिर्लो को अपने गार्ड के रूप में साथ ले जाता है। वो शॉप्स देखकर बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि उसके छोटे से विलेज में ऐसी चीजें एक्सिस्ट ही नहीं करती। नोआ उसे याद दिलाता है कि वो ड्यूटी पर है, इसलिए हमेशा अलर्ट रहे, और शिर्ले पूरी कोशिश करती है कि डिस्ट्रैक्शन इग्नोर करे। वो नोआ से पूछते हैं कि क्या वो कुछ खरीदने आया है, और वो रिप्लाई करता है कि वो हेनरी के लिए गिफ्ट लेना चाहता है, क्योंकि उसने नाइट को रेस्क्यू करने में हेल्प की। नोआ एक फैंसी गिफ्ट स्टोर में जाता है और मर्चेंट से कहता है कि उसे एक ऐसी चीज दिखाए जो प्रिंस को देने लायक हो। मर्चेंट तुरंत रेयर ज्वेलरी और दूसरे वैल्यूएबल्स आइटम निकाल कर लाता है, जो देखकर शिर्ले का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन नोआ को उनमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी नजर एक कपड़े से ढकी हुई आइटम पर पड़ती है और वो शॉपकीपर से कहता है कि उसे दिखाया जाए। मर्चेंट तुरंत कपड़ा हटाकर खूबसूरत ग्लास स्टैचू ऑफ गॉडेस रिवील करता है। नोआ स्टैचू की ब्यूटी से इंचेंटेड हो जाता है और मर्चेंट से पूछता है कि क्या इतना इंटीग्रेटेड डिजाइन ग्लास से बनाना पॉसिबल भी है। मर्चेंट रिप्लाई करता है कि ये स्टैचू एक लेजेंडरी क्राफ्टमैन का काम है जो बहुत पहले मर चुका है। इतनी डिटेल ग्लास स्कल्पचर बनाने की आर्ट उस आदमी के साथ ही खत्म हो गई, और इस वक्त दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे स्टैचूज बचे हैं। नोआ तुरंत हेनरी के लिए स्टैचू 10,000 में खरीद लेता है और मर्चेंट को इतनी अमेजिंग आइटम लाने के लिए बोनस भी देता है। तभी एड प्रिंस ऑस्कर भी वहां आ जाता है और वो नोआ को देखकर काफी सरप्राइज होता है। वो कहता है कि वो यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज ढूंढने आया था, जब अचानक उसकी नजर ग्लास स्टैचू पर पड़ती है। वो तुरंत स्टैचू और उसके क्रिएटर को पहचान लेता है और कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मर्चेंट सेकंड वाला भी ढूंढ लेगा। नोआ उससे पूछता है कि क्या उसे पता है पहला स्टैचू कहाँ है, और ऑस्कर रिप्लाई करता है कि वो उसके पास है। जैसे ही नोआ ये सुनता है, वो स्टैचू को पकड़कर जमीन पर स्मैश कर देता है, सबको शॉक में छोड़ते हुए। नोआ मर्चेंट से कहता है चिल करे, क्योंकि उसे पेमेंट मिलेगी और क्लीनिंग कॉस्ट कवर करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेगा। वो कहता है कि एक आर्टवर्क की 2 कॉपीज होने और सिर्फ एक सिंगल पीस होने में ह्यूज डिफरेंस होता है, और वही वो एम कर रहा है। वो मर्चेंट से कहता है कि न्यूज फैला दे कि सेकंड गॉडेस स्टैचू टूट गया और अब दुनिया में सिर्फ एक ही बचा है। इससे ऑस्कर के स्टैचू की वैल्यू ट्रेमेंडसली बढ़ जाएगी, और रेड प्रिंस नोआ की ब्रिलियंस देखकर स्टन रह जाता है। जल्दी ही नोआ घर वापस चला जाता है और शिर्ले रिमार्क करती है कि जब से उसने उसकी सर्विस शुरू की है, तब से उसे सरप्राइज पर सरप्राइज मिल रहे हैं। वो कहती है कि उसे समझ नहीं आता कि नोआ ने इतना प्राइसलेस स्टैचू क्यों तोड़ दिया, और वो रिप्लाई करता है कि वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट कभी ट्रू ट्रेजर नहीं होते। नोआ कहता है कि रियल ट्रेजर वो फ्रेंड्स हैं जो हम जर्नी के दौरान बनाते हैं, और वो लोग जो उसके लिए अपनी जान रिस्क पर रखने को तैयार होते हैं। ये स्पेशली उसके केस में सच है, क्योंकि उसके स्टेट्स उसके आसपास के लोगों के साथ रिलेशन के बेसिस पर इंक्रीज होते हैं, और ऑस्कर पर ह्यूज फेवर करने से उसे सिग्निफिकेंट बम मिला। शिर्ले उसकी आइडियोलॉजी से अमेज्ड हो जाती है और फिर नोआ उसे बताता है कि वो भी उसके ट्रेजर का एक हिस्सा है। इसके बाद जीनियस प्रिंस के रूप में नोआ की लाइफ कंटिन्यू होती है, और देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं और 12 साल का प्रिंस नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी हो जाता है।